नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा का यह जो अंक है, ये जो एपिसोड आप तक पहुंचेगा, ये पूरी तरह से न्यूज़ लॉन्ड्री का इन हाउस पैनल है। इसमें सारे के सारे हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उनके बारे में एक बार जल्दी से आप लोगों को परिचय कराता हूं उनका। हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। मेघनाद, आपका स्वागत। नमस्ते। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल काफ़ी समय बाद चर्चा में शामिल हुए। शार्दुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शार्दुल को स्टूडियो में देख के अच्छा लग रहा है। कितने साल हो गए स्टूडियो में देख के? साल नहीं, मैं अभी आया था 15 दिन पहले, पर तुम नहीं थे। मैंने नहीं देखा ना। हाँ। बहुत कामचोर है शार्दुल, घर से काम करना चाहते हैं। Anyway, और हमारे साथ हमारे मार्केटिंग डिवीज़न के जो हमारे हेड हैं चित्रांशु भी हैं हमारे साथ। चित्रांशु, आपका स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। चित्रांशु हमारे डायरेक्टर है। मार्केटिंग का काम तो होता नहीं है न्यूज़ लॉन्ड्री। सॉरी, एग्जैक्टली। तो हम क्या कहें, प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू। प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू के हेड हैं, पैसे लाने का काम। तो जो विषय हैं उनके बारे में हम सरसरी तौर पर पहले उनकी चर्चा कर लें कि क्या क्या हम बात करेंगे। मेघनाथ बताएंगे। उससे पहले दो छोटी छोटी अपील हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूं। हमारे 2 एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं जिनमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हम एक तरह से अपने जो हमारे शुभचिंतक हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के, उनके सहयोग से करते हैं। इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्टिंग, लॉन्ग फॉर्म, उन मुद्दों को तलाशने की, खोजने की, पड़ताल करने की कोशिश रहती है इसमें, जो कि अमूमन आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसको छूने से बचता है या उसको नज़रअंदाज करता है। तो ये 2 एनएल सेना प्रोजेक्ट हमारे हैं। एक तो है हमारा पहला वाला जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है, एक स्वामी के ऊपर है, एक योग गुरु के ऊपर है। और दूसरा हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर एक इंस्टेंट जस्टिस करके का जो एक चलन पैदा हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारों की तरफ से, उसकी पड़ताल करेगा। ख़ास तौर पर जो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट का दायरा होगा वो मध्य प्रदेश होगा। वहाँ पर किस तरह से जो बुलडोज़र की राजनीति है उसने बहुत तेज़ी पकड़ी है और उसके कई आयाम हैं। यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करूँगा मैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और देखें और पढ़ें तो समझ में आएगा आपको कि असल में वो कितना बड़ा मुद्दा है, कितने उसके पहलू हैं। तो ये दोनों एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप हमारे समर्थन दें, जल्द से जल्द इसको पूरा करने में सहयोग दें ताकि हम अपनी इस दोनों स्टोरीज़ को आपके सामने ले आ पाएँ। जो कुछ और अगर जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के लिए हैं मेघनाथ, तो वो और साथ में सुर्खियाँ आप एक बार साझा करें। एक अभिनंदन की तरफ से मैसेज है कि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स है और टेक में काम करते हैं। तो उन अभिनंदन ने एक रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी अगर आप में से सुनने वालों में से सीए होगा तो कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको अगर नॉलेज होगा तो उसको कांटेक्ट कर सकते हो आप, और आप लिख सकते हो subscription@newslaundry.com पर। तो थोड़ी सी चर्चा होगी आपकी हमारे सीईओ के साथ, कुछ तो भी मदद चाहिए उनको उसके लिए। आई थिंक फ्रेंड्स ऑफ एनएल के तहत हमारे बहुत सारे जो इस तरह के अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं स्पेसिफिक, वो लोग न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना समर्थन देते हैं अपनी स्किल के जरिए। आपके लिए एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप किसी को डिसरप्टर सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करते हैं तो आपको मर्चेंडाइज के अलावा हम आपको एक किताब भी भेजेंगे। ऑथर्स ने बाकायदा साइन की हुई किताब है। हमारे पास कुछ कैलेंडर्स है जो कार्टूनिस्ट मंजुल ने भी लिखे बनाए हैं और साइन करके रखे हैं, वो भी मिलेंगे। तो हमारे पास अभी किताब है सईद नकवी की मुस्लिम वैनिशेस, अनुपमा चोपड़ा की अ प्लेस इन माई हार्ट, एम.आर. शरण की लास्ट अमंग इक्वल्स, अमिताभ कुमार की द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। जब भी आप किसी को ये सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करेंगे तो आप हमें subscription@newslaundry पे एक ईमेल लिखिए कि हमने गिफ्ट किया है और उनका ईमेल दे दीजिए हमको, तो आप हमारी टीम फिर आपके साथ कांटेक्ट करेगी। और इसके अलावा फिर अब हेडलाइंस की तरफ हाँ, हेडलाइंस एक बार डिस्कस कर लें। जी।
हमारे एक्चुअली देयर इज अ रीजन कि हमारे साथ आज चित्रांशु है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है इलॉन मस्क के बारे में बात करने के लिए। नहीं, और बिग टेक कंपनियां जो हैं और जो टेक वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है उस पर चित्रांशु की नज़र रहती है हमेशा, और उसको उसमें उनका दिलचस्पी रहती है, उससे जुड़े रहते हैं। तो इसलिए भी ट्विटर का जो ये डेवलपमेंट है उसके बारे में इनके वो जो ज्ञान है उसका लाभ उठाएंगे हम ज्ञान का लाभ। और तो पहली सुर्खी तो वही है कि इलॉन मस्क ने $44 बिलियन के रकम में ट्विटर को खरीद लिया है। कितना होता होगा ये पैसा? इतने हमने अभी देखे ना, 3.5 लाख करोड़। नहीं, 7,36,000 करोड़ नहीं, स्क्रॉल के मतलब 3,36,910 करोड़ रुपए। अच्छा अमाउंट औकात के बाहर है जैसे वैसे। और इसमें काफी ड्रामा हुआ था, ये जब 2 हफ्ते से चल रहा है। मेरा इससे जुड़ा सवाल भी चित्रांशु से रहेगा, एक बार हम इसको तो काफी ड्रामा हुआ था इसमें। उसने अक्वायर करने से पहले कुछ पॉइजन पिल हुआ था, ये हुआ था, वह हुआ था, तो उस पे भी हम एक्चुअली विस्तार में चर्चा करेंगे, तो मैं उसकी सुर्खियां नहीं पढ़ूंगा। CBSE क्लास 10 किताब से कुछ फैज़ अहमद फैज़ के पोएम्स हटा दिए गए। एक्चुअली पोएम्स नहीं हटाए पर कुछ इमेजेस हटाए हैं जिसमें उनकी पोएम थी। और 11वीं के किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का एक चैप्टर भी हटा दिया गया है, जो कि अफ्रो एशियन कंट्रीज में जैसे इस्लामिक एम्पायर्स बने थे और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ उस पर कुछ चैप्टर्स थे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर और कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 10वीं और 12वीं के किताब से भी हटा दिए गए। पॉलिटिकल साइंस की किताब से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअली काफी सालों से रिवीजन तो चल ही रहा है CBSE में, वो थोड़ा सा हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है कि हमारे जो टीवी न्यूज़ चैनल है दिग्गज, उन्होंने जहांगीरपुरी और रशिया यूक्रेन वॉर पे एक बहुत ही मिसलीडिंग तरीके से रिपोर्टिंग की है, ऑब्सीन तरीके से रिपोर्टिंग की है। तो उनके नाम नहीं लिए वो एडवाइजरी में, लेकिन एक थोड़ी सी फटकार लगाई है। उससे होगा कुछ नहीं, बट देखते हैं। आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की एक लीडर है, उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है करप्शन के लिए। और उन पे एलिगेशन ये है कि उन्होंने कुछ $6 लाख के आसपास ब्राइब लिया था गोल्ड बार्स में और कैश में जी। सुप्रीम कोर्ट में 2-3 डेवलपमेंट्स है। एक तो रामनवमी और हनुमान जयंती के टाइम पे जो कम्युनल क्लैशेस हुए थे, जिसपे हमने 2 एपिसोड में चर्चा भी की थी, उस पर चीफ जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की गई थी वो चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट कर दी है, तो वो नहीं करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक हियरिंग चालू है उमर खलीद की। उसमें एक कुछ बहुत ही अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स दिए गए, जहाँ पर जज ने पूछा कि उसने वर्ड जुमला क्यों यूज किया, और कोई तो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए जुमलेबाज जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? लेकिन मजे की बात ये कि ये शब्द किसी और ने नहीं दिया था, खुद उनके सबसे करीबी अमित शाह ने दिया था। तो वो एक है। असम में एक बहुत ही अजीब केस चालू है, जहाँ पर जिग्नेश मेवानी को एक ट्वीट के लिए पहले अरेस्ट करके आसाम पुलिस लेकर गई थी। अब उनको जब बेल मिल गई तो उसके बाद उनको एक असॉल्ट केस में फिर से अरेस्ट कर लिया है कि एक विमेन ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने असॉल्ट किया। तो वो एक है। और एक अतुल की सबसे फेवरेट खबर, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ज्वाइन करने से डिक्लाइन कर दिया। तो एक बात कहना चाहूँगा श्रोताओं को कि लास्ट टाइम हमने YouTube पे एपिसोड डाला था, तो हमने वो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन पे डाला था, तो काफ़ी कमेंट्स आए कि आपने प्रशांत किशोर का थंबनेल को यूज़ किया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ऑडियो सुनिए, वहाँ पर हमने प्रशांत किशोर के बारे में बहुत बहुत चर्चा की है। मैंने जैसे कहा अतुल का फेवरेट टॉपिक है। एक तो ये कि लोग पूरा नहीं शायद लोगों ने सुना, उसमें साफ साफ वो एक हिस्सा होता है जो वीडियो में आपके सामने जाता है यूट्यूब पे, वो एक हिस्सा होता है चर्चा का, क्योंकि वो 1.5 घंटे का पूरा एपिसोड होता है, तो हम पूरा नहीं डालते हैं। उसका मकसद ये कि वो ओरिजिनली वो पॉडकास्ट है, तो आप पॉडकास्ट पे सुने जी। उसमें प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्तों पर जो पूरी चर्चा है वो उसमें आपको मिलेगी। कुछ और 2 छोटी छोटी खबरें हैं। एक तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनको री इलेक्ट किया गया है। उन्होंने मरीन ले पेन, जो कि राइट विंग लीडर है, उनको
फिर से रीएलेक्ट किया गया। और एक सर्वे निकला था जहाँ पर लोगों ने कहा कि उन्होंने इमानुएल मैक्रोन के लिए क्यों वोट किया, तो 91% लोगों ने कहा कि मुझे ले पेन चाहिए नहीं थी इसलिए इमानुएल को वोट किया। तो फ्रांस से ये खबर आ रही है। और एक अजय देवगन को लेके एक कंट्रोवर्सी चालू है जहाँ पर अजय देवगन ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और फिर काफ़ी लीडर्स भी अब उसमें कर्नाटका के घुस गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया है, तो उनकी जुबान केसरी है वगैरह पर जुबान फिसल गई उनकी, जुबान फिसल गई उनकी फिसल गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मतलब ये लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, इनको इन लोगों को मतलब नहीं पता होना नहीं, मतलब उस लिहाज से अपराध की बात नहीं करो, लेकिन इतना बेसिक चीज़ें इनको पता होनी चाहिए कि किसी लैंग्वेज की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। वो ट्वीट आप अजय देवगन का अगर पढ़ेंगे तो वो उस ट्वीट की अपेक्षा आप किसी मतलब ट्रोल से कर सकते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है और हमेशा रहेगी, और इसी वजह से मतलब राष्ट्रभाषा इसी वजह से साउथ की फिल्में या दूसरे भाषाओं की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं। ये कोई लॉजिक आपस में मैच ही नहीं करता कि राष्ट्रभाषा है तो होंगी ही होंगी, मार्केट बड़ा है, और दूसरा कि राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात आप जैसे सीनियर आदमी को पता होनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा का दर्जा है। और राजभाषा का मतलब है कि सरकार अपने कामकाज में इस्तेमाल करेगी हिंदी को, उसको प्रमुखता देगी। इसीलिए हर जगह, हर विभाग में, हर केंद्र सरकार के कर्मचारी, उसका दफ्तर में राजभाषा अधिकारी होता है एक, वो एक अलग स्थिति है। और सरकार की का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि प्रमोट करना हिंदी को। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बजाय उसके ये कहना कि राष्ट्रभाषा है और उसकी वजह से बाकी लोग फिल्में एक ना ये थोड़ा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी हो जाता है अतुल, मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि अमित शाह ने भी एक बहुत पहले बयान दिया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और फिर लोगों ने उसको रिपोर्ट करते वक्त कहा कि अमित शाह ने कहा कि वो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वो राज और राष्ट्र में जो हिंदी में जो बोलते हैं उसमें, जैसे इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन होता है। हमारी हिंदी एक वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई है नहीं। तो ये इंग्लिश में हम बोलते वक्त एकदम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ना कुछ ऐसे बार बार राष्ट्र राज को वो तो स्विच ये करते अजय रहते हैं। देवगन का अज्ञान है। पर ये अज्ञान से ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, पिक्चर आ रही है उनको पता है सही है। अज्ञान नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम बहुत अज्ञान इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं इसमें। वो ऑब्वियसली उन्होंने बोला है क्योंकि पिक्चर आ रही है। अभी जब दृश्यम और सिंघम आएगी तो फिर ऐसे बयान आएंगे नहीं, क्योंकि दृश्यम दृश्यम तो लाइक मलयालम पिक्चर थी, या फिर डब करके हिंदी में बनाया। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये बहुत मतलब इतनी थोड़ा सा बारीक बातें हैं कि जिसके बारे में जानना समझना की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बट लेकिन हाँ, सही और है। ये इसलिए भी थोड़ा इलॉजिकल है क्योंकि सिनेमा वर्क्स मार्केट के जैसे। आप पिक्चर तो वैसे ही बनाओगे जो लोग देख रहे हैं। तो अगर आप अभी पिक्चर लोग ऐसी देख रहे हैं कि जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से डब होके हिंदी में हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में पिक्चर बनाने लगोगे, क्योंकि लोग भी तो आने चाहिए। तो आप पिक्चर इसलिए नहीं बनाते हो क्योंकि ये राजभाषा है या अच्छा सब्जेक्ट है। इवेंचुअली तो आप पिक्चर इसलिए बना रहे हो जो लोग देखना चाहते हैं। ऑडियंस ज्यादा है हिंदी का तो डब करते हैं, उसमें और कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, अगले 2 साल में अगर कोई हिंदी पिक्चर का कोई देखने नहीं जाएगा तो अजय देवगन खुद मलयालम और कन्नड़ में पिक्चर बनाएंगे। ये जो पिछली 3 फिल्में आई हैं, 3-4 फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं साउथ की, उन फिल्मों ने ये जो मतलब सो कॉल्ड एक बहुत बड़ा स्टार सिस्टम है या हिंदी सिनेमा का, उसने उनके अंदर एक तरह का डर भी पैदा किया है। आप 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, आपकी कौन सी फिल्म ओरिजिनल है? दृश्यम जिनका जिक्र चित्रांशु ने भी किया, ये फिल्म रीमेक है साउथ की फिल्मों की। तो आप उस डर को भी देख सकते हैं कि कहाँ तो पहले उन फिल्मों को रीमेक बनाकर ये भी अपना उसमें बिजनेस चला ले जा रहे थे बहुत सारे लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। अभी अब वो डब होके आने लगी तो वो रीमेक का बाजार ख़त्म हो गया एक तरह से ना। एक तो वो, दूसरा ये कि आप ये पूरा का पूरा बिजनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वहाँ से पैसा नहीं आएगा, ओरिजिनल फिल्में, ओरिजिनल कहानियाँ नहीं आप कह पा रहे हैं, तो OTT और बहुत सारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ने आपको दिए हैं उससे वो लोग उसका काम पूरा हो जा रहा है, उनकी खुराक पूरी हो जाएगी। देखिए, अजय देवगन ने फूल और कांटे में काम किया था, उससे समझदारी की अपेक्षा अपने आप से समझदारी रखना नहीं है। नहीं मतलब ये तो खैर व्यक्तिगत कमेंट जिगर भी बनाई थी। बाइक पे स्प्लिट करके कौन चलता है भाई? तू मरने का काम कर रहा है। हालांकि ये सब तो लोगों ने सीखे हैं। I think वही देख के रोहित शेट्टी ने देखा कि जो बंदा 2 बाइक पे चल सकता है उसको मैं स्कॉर्पियो में बैठा के उड़ा सकता हूँ। तो वो जो विजन रोहित शेट्टी ने देखा जो है वो वहीं से आया है। तो हम बातचीत अपना प्रक्रिया शुरू करते हैं, चर्चा को खोलते हैं। पहले जो एलोन मस्क
की बात हुई कि उन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया है 3,36,910 करोड़ रुपए में, हिंदी में अगर मैं बता पाऊँ। चित्रांशु, 2-3 चीज़ें। एक तो इतने बड़े पैमाने पर जो लेन देन होता है या ख़रीद फ़रोख्त होती है बिजनेस में, हमारे सामने ये जो आया ये पूरी ख़रीद फ़रोख्त, पहले मेरे ख्याल से 14 अप्रैल के आसपास प्रस्ताव आया था। उसके बाद जो बोर्ड था, ट्विटर के बोर्ड से 2 दिन बाद ही ये आया कि आप एक पॉइजन पिल स्ट्रेटजी होती है जिसके ज़रिए उनको बोर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, और जिसको समय रहते या उनकी जो अपनी एम्बिशन थी उससे मेल नहीं खाता था, उन्होंने समय रहते खारिज कर दिया। फिर दूसरे दिन, इसके दिन, और मतलब कुल 1 हफ्ते के दरमियान में डील भी तय हो गई और ट्विटर बिक गया। इतना जल्दी जो हुआ हमारे सामने आया, दरअसल ये इतना जल्दी हुआ है या वास्तव में इसके पीछे बहुत लंबे समय से बहुत नेगोशिएशन, बातचीत, अलग अलग लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि ये माना नहीं जा सकता जिस तरह से हमारे सामने आया कि इतने जल्दी, इतने बड़े पैमाने पर और इतने बड़े ब्रांड का टेक ओवर कोई कर सकता है। तो पहले आपने जो सवाल पूछा कि ये नेगोशिएशन चल रहा था कि नहीं, आई थिंक वो तो आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक चीज़, अगर आप जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं और इससे पहले CEO भी थे, उन्होंने काफ़ी क्रिप्टिक, और बाद में उन्होंने तो क्लियरली जैक डॉर्सी और इलॉन मस्क के बीच कुछ बातचीत हुई थी, क्योंकि जैसे ही एक्विजिशन सेल हुआ, उन्होंने जैक डॉर्सी ने ट्वीट भी किया कि ये सही दिशा में काम हो रहा है और दिस विल ट्विटर को इससे ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगे। तो क्लियरली जैक डॉर्सी को पता था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे भी है कि जैक डॉर्सी जब छोड़ कर गए थे, आई थिंक सितंबर में, उसके पहले एक बहुत बड़ी केस सेटल हुई थी ट्विटर की, जहाँ पर उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगे थे कि ट्विटर नंबर्स इन्फ्लेट कर रहे थे और उनको 800 मिलियन का फाइन लगा था। उसके बाद जैक डॉर्सी चले गए और पराग अग्रवाल को CEO बनाया था। आगे बट ये इतनी जल्दी एस्केलेशन क्यों हुआ कि मतलब 10-15 दिन पहले ये बात हो रही थी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे, और उससे पहले बोर्ड पहले उत्सुक नहीं था। इनफैक्ट अगर आप बयान देखेंगे, जो ट्विटर के करंट CEO हैं, उन्होंने बोला था कि ये बयान नहीं आया था कि इलॉन मस्क जो है कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो बोर्ड ने इतनी जल्दी पॉइजन पिल से इतनी जल्दी अग्रीमेंट क्यों कर लिया? आई थिंक उसके लिए थोड़ा पिछले 6-7 साल का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हिस्ट्री है ट्विटर की, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा पॉइजन पिल भी अगर आप समझा पाए तो, अगर आप बेसिकली स्पीच या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखोगे जो पिछले 10 साल में ऊपर आए, तो आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और अभी जो चाइनीज़ कंपनी है टिकटॉक, इनमें से ट्विटर हमेशा से सबसे पिछड़ा हुआ रहा है 2 कारणों की वजह से। एक कि ट्विटर एज अ प्रोडक्ट जो है, कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन होते हैं, जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उसमें ट्विटर हमेशा से काफ़ी पीछे रहा है। जैसे फेसबुक जैसे कंपनीज रहे हैं, फेसबुक ने कितने सारे इनोवेशन किए हैं, वो वीडियो लेके आए, उन्होंने एक्विजिशन किए, तो काफ़ी प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ है। वो प्रोडक्ट इनोवेशन ट्विटर में नहीं हो पाया। अब जाके ट्विटर में स्पेसेस है, जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत लोग बोलते थे ट्विटर के लिए कि आप ट्विटर पे जाइए, आप ऑडियंस बनाइए, पर आप ऑडियंस को मोनेटाइज जब आपको करना है तो ट्विटर से बाहर जाइए। वेराज अगर आप प्रोडक्ट को इन्विजन या इन्विसाज करेंगे, तो अगर आपकी सारी ऑडियंस ट्विटर पे है, तो आप ट्विटर पे ही एज अ प्लेटफॉर्म मोनेटाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे उन्होंने फिर रिव्यू करके जो न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म है उसको खरीदा। तो अब आप अगर मान लीजिए जैसे मेघनाथ है, मेघनाथ के ट्विटर फॉलोअर हैं, और जो न्यूज़लेटर है, जो प्रोडक्ट है रिव्यू, तो वो जो पेमेंट है वो ट्विटर पे ही हो सकता है। तो वो पेमेंट पे ट्विटर को जैसे मार्जिन मिलेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए हमारा जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री का ऐप बन रहा है, तो क्योंकि जो ऐप पे जो पेमेंट आएंगे वो गूगल या एप्पल इकोसिस्टम के थ्रू आएंगे, वो 15% या 20% कट रखेंगे। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट जो कि बिजनेस या इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर सकते थे, वो ट्विटर सफल नहीं रहता। अब वो अलग कारण है, क्योंकि जैक डॉर्सी दूसरी कंपनीज भी चला रहे थे, उन्हें क्रिप्टो में काफ़ी इंटरेस्ट था। स्क्वायर करके एक पेमेंट कंपनी है, तो फॉर सम रीज़न और अदर वो इनोवेशन कंपनीज में नहीं हो पाए। दूसरा कारण ये है कॉन्टेक्स्ट का कि क्योंकि ये इनोवेशंस नहीं हो पाए, ट्विटर का बिजनेस मॉडल हमेशा से कुछ खास नहीं था। उनके थोड़े बहुत पैसे आते थे एड रेवेन्यू से, बट उसके अलावा ट्विटर ने कभी प्रॉफिट नहीं बनाया। आई थिंक उनका जो लास्ट 1-2 क्वार्टर रहा है उसमें उन्होंने कुछ पैसे बनाए। हाँ, पिछले 10 सालों में केवल 2 साल ऐसे गए जिसमें उन्होंने अगर आप ट्विटर 2006 में स्टार्ट हुई थी जहां तक मेरा मुझे ख्याल है, और आप दूसरी कंपनीज को देखें, फेसबुक कहां से कहां पहुंच गई है। अगर आप यूजर बेस में भी देखें तो ट्विटर में कितने, आई थिंक 300 या 400 मिलियन यूजर है। आप फेसबुक अगर पूरा इकोसिस्टम तो बहुत यूजर। तो क्लियरली जो ट्विटर के जो बोर्ड पे हैं,
उनको भी पता था इससे अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्विटर की नीलामी या एक्विजिशन की बात है बहुत दिन से चल रही है। जैसे बीच में बोल रहे थे कि सेल्सफोर्स जैसी कंपनी ले सकते हैं क्योंकि फिर वो वर्क प्लेस सूट की तरफ प्रोडक्ट को ले जाएंगे। तो आई थिंक बोर्ड का ये और ऑब्वियसली ये हमें तो पता नहीं है कि क्या हुआ, बोर्ड का ये मानना था कि इससे अच्छा प्राइस हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स का तो काम है कि पैसा को मल्टीप्लाई करना। तो जो ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स रहे होंगे, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स रहेंगे, उनको पता था कि भाई ट्विटर ने पिछले 10 साल में कुछ पैसा नहीं बनाया नहीं है। इससे आगे का भी फ्यूचर हमें तो कुछ लग रहा है, क्योंकि अगर जो प्लेटफॉर्म्स अभी ऊपर जा रहे हैं उसमें टिकटॉक हो गए या स्नैपचैट जैसे जिसमें काफ़ी इनोवेशन आया, तो कोई उतना फ्यूचर या पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। तो हम ऑब्वियसली बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। तो आई थिंक जो आपका सवाल था टू सम अप, ये उस कारण से वजह है कि जो इलॉन मस्क जो प्राइस दे रहे थे, अब वो अलग चीज़ है, वो उस प्राइस को क्यों देना चाहते हैं वो अलग, बट इसलिए बोर्ड इतनी जल्दी जो है राजी हो गया देने के लिए। एक थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि ट्विटर को ओवरऑल, आपने जैसे कहा 2006 में शुरू हुआ, 2013 में पब्लिक हुआ, पब्लिक कंपनी बना, उससे लेके अभी तक जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, $2 बिलियन उन्होंने गंवाए हैं, मतलब पैसे जितने भी डाले हैं वो गंवाए हैं। तो जैसे आपने कहा वो आई थिंक 2 क्वार्टर्स में पिछले उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया था। और वो क्यों किया, क्योंकि पराग अग्रवाल जो नए सीईओ है वो बहुत एडवर्टाइजमेंट के तरफ अग्रेसिव हो गए। आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ट्विटर पे जो प्रमोटेड ट्वीट्स है और एड्स है वो बार बार ज़्यादा आते हैं, और आपको एक ऑप्शन मिलता है हर ट्वीट पे कि आप आपका ट्वीट प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करें, हाँ। मैं इसका चूँकि रेवेन्यू वाला जो हिस्सा था या बिजनेस वाला हिस्सा था, उस पर चित्रांशु ने काफ़ी रोशनी डाली है विस्तार से, कि अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट के तौर पर ट्विटर उस तरह से कामयाब नहीं था जिस तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ गए बहुत तेज़ी से, वो तेज़ी नहीं दिखी। ये उसका तो साइड इफ़ेक्ट एक है। दूसरा लेकिन जो इसका पॉजिटिव साइड था ट्विटर का हमेशा से, कि ट्विटर दुनिया भर के सबसे ताकतवर इन्फ्लुएंसर्स लोगों का मंच भी था, जहाँ पर वो लोग मौजूद थे, देश के सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। ट्विटर वो मंच है जहाँ से ऑफिशियल बयान आ जाते हैं, जिसका जो वहाँ पर आई बात वो मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का दर्जा रखती है। बहुत ताकतवर लोग वहाँ मौजूद है। ये स्थिति किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं हासिल है। इसके बावजूद उतना उस तरह से जैसे रुपए पैसे में नहीं बढ़ पाया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इसकी शुरुआत में जो सबसे बड़ी बात ये आई फ्रीडम ऑफ स्पीच की, या ये दोनों बातें कही गई, लेकिन असल में इसका जो मुद्दा था वो था इसका जो बिजनेस साइड था, जिस पर चित्रांशु ने थोड़ी सी रोशनी डाली है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी अगर हम बात करें तो क्या ट्विटर उस तरह का प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसकी बात बाहर रहते हुए इलॉन मस्क अब तक कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है वो इतना आसान मसला नहीं है, क्योंकि हम अभी देख पा रहे हैं कि ट्विटर ने ट्रम्प जैसे लोगों को परमानेंट बैन किया है, कंगना रनौत जैसे लोगों को बैन किया है, और इसके अलावा हम अपने आसपास की अगर बात करें तो जिस तरह से हेट और उस तरह के लोग मौजूद हैं, खुलेआम दूसरे कम्युनिटीज़ को टारगेट करने वाले या उसको करने वाले, ऐसे में किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म का इस लेवल तक इस तरह की बात करना कि एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की, ये पॉसिबल है, संभव है? मैं तीनों लोगों की कमेंट्री चाहता हूँ। एक हमको आई थिंक पहले समझना पड़ेगा कि ट्विटर अलग क्यों है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि जब वो शुरुआत हुआ तो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के नाम से शुरू हुआ था कि आप 140 कैरेक्टर्स में आप एक कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो आपके फॉलोअर्स को। तो इसका मतलब ये है कि आप पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल रहे हो जो कोई भी पढ़ सकता है पब्लिकली। आपके फॉलोअर्स तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल है जो आप पढ़ सकते हो। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि ट्विटर एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेकिंग न्यूज़ का प्लेटफॉर्म बन गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो इंसान एक ब्रॉडकास्टर बन सकता है और अपने आजू बाजू में क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर आप वो कमेंट्री कर सकते हो, फैक्ट बेस्ड न्यूज़ दे सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसकी वजह से ट्विटर का जो रेलेवेंस जो बढ़ा है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग वहाँ पर प्रेजेंट है, जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, न्यूज़ मेकर्स जिनको बोलते हैं वो सब वहाँ पर है, कॉर्पोरेट्स होते हैं और उसका वही रीज़न है कि जहाँ पर
आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है, जहाँ पर कन्वर्सेशंस जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं उस पर शेप दिया जा रहा है, वो ट्विटर पे हो रहा है। तो इवन दो आप देखोगे कि उनके 200 मिलियन यूजर्स है और फेसबुक के 217 मिलियन यूजर्स है और फेसबुक के 3.6 बिलियन यूजर्स है, लेकिन ट्विटर पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का, मतलब उन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आप अपने हमारे टीवी न्यूज़ के दिग्गज भी देख लेंगे तो वो रात रात पे ट्विटर ट्वीट्स को दिखा के डिबेट्स होल्ड करते हैं। मतलब उनको भी यही दिख रहा है कि यहाँ पर जो बयान आ रहे हैं उसको हम एक टॉपिक बना के उस पर ये करेंगे। ये जो संवाद चल रहा है अभी, जो अजय देवगन का हमने जो ब्रीफली डिस्कस किया, वो ट्विटर पे हुआ है। जो ट्विटर पे उसने एक बयान दिया और उसके ऊपर बार बार लोग 3-4 दिन से रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर उस पर डिबेट हो रहा है कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्विटर का ये फ़ायदा है। अब उसको अगर हम चित्रांशु ने जगह उससे कनेक्ट करेंगे, उसको मोनेटाइज नहीं कर पाए, उसको मतलब इसमें से पैसे कैसे कमाए वो नहीं समझ में आ रहा था, और मुझे लगता है कि कमा भी नहीं सकते, क्योंकि जितना अभी मुझे समझ में आ रहा है इलॉन मस्क ने जितने भी बयान दिए, मैंने इस पर एक एक्सप्लेनर भी किया है कि आगे जाके होगा क्या। तो मुझे लगता है इलॉन मस्क अब इसको प्राइवेट करके एक या तो आइदर डोनेशन या सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि उसको भी पता है कि ट्विटर से पैसा कमा नहीं सकते, लेकिन उसका यूज़ यहाँ पे आता है कि वो कन्वर्सेशंस को कंट्रोल कर सकता है। पूरी दुनिया में जो कन्वर्सेशंस हो रहे हैं उस पर अगर आपको एक कहीं का नज़र रखना होगा या फिर कंट्रोल करना होगा या ये करना होगा वो करना होगा, तो वो कर सकता है। और इलॉन मस्क ने ये ट्रायल रन्स किए हैं पहले। डोज कॉइन के टाइम पे जो उसने हाइप क्रिएट किया और एक कॉइन को इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचा दिया, वो ट्विटर के हेल्प से किया। अभी जितने भी क्रिप्टो स्कैम्स चल रहे हैं, जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स डाल के जो वैल्यू बढ़ाने का बात होता है, वो भी ट्विटर पे ही होता है। तो ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म पे कोई वैल्यू नहीं है, पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन ट्विटर को यूज करके बहुत लोग बाजू में पैसे कमा सकते हैं, ये नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है इलॉन मस्क इस डायरेक्शन में सोच रहा है अभी। एक चीज़ और, आपने जो बात कही, मैं अपनी बात से अलग, ट्विटर अब कई डिपार्टमेंट्स का सर्विस डिलीवरी के लिए भी है। जैसे IRCTC काफ़ी मशहूर है इसके लिए, आप ट्वीट करें तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जैसे कम से कम भारत में बहुत सारी चीज़ों का सर्विस डिलीवरी के लिए भी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक MEA का, मैं अभी एक एपिसोड पे रिसर्च कर रहा था रशिया यूक्रेन पे। MEA ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जितने भी एडवाइजरीज डाले वो सब ट्विटर पे डाले। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स थे हमारे, वो भी ट्विटर पे ही देख रहे थे कि क्या क्या एडवाइजरीज आए। कू पे नहीं डाल रहे हैं, कू पे नहीं देखा मैंने। तो मैं ही सोच रहा था एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला मसला हम फिर से ले आते, क्योंकि ये सब कुछ शुरू हुआ था वहाँ पे कि भाई ये, लेकिन ये किसी के लिए भी संभव है क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो खतरे हमारे सामने मौजूद हैं उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, तो पहले तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कॉन्वर्सेशन या डिबेट का, बट पहले मेरी ये निजी राय है कि इलॉन मस्क को कुछ असर नहीं पड़ता है फ्रीडम, वो बोल रहे हैं सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। एक्चुअली ये इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि ये कोई सरकार का मंच नहीं है जिससे हम ये अपेक्षा करें कि उसने संविधान की शपथ ली है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें दे रहा है। वो एक प्राइवेट आदमी का महल है, उसके अंदर उसकी चलती है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और एब्सोल्यूट किसी चीज की उससे अपेक्षा करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे जो ये स्पेस फॉलो करते हैं या जो लोग मस्क के एडवोकेट या क्या बोलते हैं मस्क ब्रोज हैं, उनको पता होगा कि जैसे अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है जो कि बेसिकली जिनका काम होता है मार्केट मैनिपुलेशन करना। अब पहले मस्क ने क्या किया, रोकना, उसको मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना। अब इन्होंने जैसे क्या, जैसे अभी मेघना बताया, डोज कॉइन को उन्होंने ट्वीट करके बढ़ा दिया। फिर उन्होंने टेस्ला के बारे में एक दो बार ट्वीट किया है कि उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि टेस्ला का स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और उसके बाद ऑब्वियसली स्टॉक गिर गया है। तो इसके लिए उनको काफी बार फटकार पड़ चुकी है SEC से ट्वीट भी डिलीट करवाया। और ऐसा जहां तक मैंने पढ़ा है कि डील भी हुई थी कि जो भी ट्वीट करेंगे इलॉन मस्क उसे एक बार एडवोकेट वेट करेगा। अब ऑब्वियसली वो हुआ नहीं हुआ। अब इसका इवेंचुअल सिनेरियो ये हो सकता था, ऑब्वियसली जो टेस्ला के जो एडवोकेट या लॉयर है उनकी तनख्वाह तो इलॉन मस्क से ही आ रही है, तो देयर इज ओनली सो मच दे कैन डू। बट इसका इवेंचुअली ये हो सकता था कि सरकार ट्विटर को बोल सकती थी कि ये उल्लंघन कर रहे हैं, हमने इनको बोला है कि ट्वीट वेट करने के लिए, आप इनको प्लेटफॉर्म से निकालिए। तो इसका ये मैं बोलूँगा ये थ्योरी है, बट ये थ्योरी काफ़ी सबस्टैंटिएट कर सकते हैं कि ये बेसिकली इलॉन मस्क का तरीका है कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं तो ट्वीट करूँगा, ठीक है। तो अगर
अगर इस जानना चाहिए क्यों इन्हें किया है, बेसिकली एलॉन मस्क बिलियनर है, वो चाहते हैं कि अगर मैं किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ तो उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट कारण कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है. दूसरा, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आएंगे, आई थिंक काफ़ी नुआंस सब्जेक्ट है और लोग ब्लैक एंड वाइट में करते हैं. अगर जैसे पहले हम देखते हैं एलॉन मस्क ने क्या बोला है. एलॉन मस्क ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोला हूँ कि प्लेटफॉर्म में कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंटेंट मॉडरेशन नहीं होने चाहिए जितनी लॉ में है. तो अब जैसे अगर आप अमेरिका का लॉ देखेंगे तो उनका फर्स्ट अमेंडमेंट है. फर्स्ट अमेंडमेंट में भी जो आपको फ्री स्पीच के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस है. इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो जैसे उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, कुछ हो गया. बट क्योंकि वो फर्स्ट अमेंडमेंट एकदम उसमें 2-3 एक्सेप्शन है, एंड अमेरिका एज अ कंट्री हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड कि फ्री स्पीच हमारा कोर वैल्यू है. अब आज के ज़माने में बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अब उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच जो होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो जो मस्क का मानना है कि सिर्फ उतने रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए जितने की लॉ में जगह, लॉ में तो है ही नहीं जैसे, क्योंकि जो जितने भी हमारे लॉ लिखे गए हैं फ्री स्पीच के लिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, दे वर नॉट डिज़ाइन फॉर सोशल मीडिया. अब दूसरा है, जो अगर आप देखेंगे जो इलॉन मस्क से बहुत सारे टेक वर्ल्ड में भी बोल रहे हैं कि अच्छा है प्रोडक्ट इनोवेट होगा, ठीक है, क्योंकि इलॉन मस्क आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इतने सारे इंडस्ट्रीज डिसरप्ट किए हैं. ट्विटर बरसों से जो काम नहीं कर पाया, जो इनोवेशन नहीं कर पाया, वो अब हो पाएगा. बट इलॉन मस्क का जो मेन उनका कंसर्न है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए कि अगर ट्विटर पे अगर किसी कोई रेगुलर यूज़र से पूछें और उससे पूछें कि कंटेंट मॉडरेशन कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अधिकांश लोग बोलेंगे कि ज़्यादा होना चाहिए. क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आप ऐसा भी ट्विटर मान लीजिए आप बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट बना देते हैं, आप ट्विटर पे क्रिएटर इकोनॉमी फिगर आउट कर लेते हैं, बिजनेस मॉडल बन जाता है, बट इवेंचुअली अगर आप कंटेंट मॉडरेट नहीं कर रहे हैं तो कोई ट्विटर पे क्यों जाएगा. आप ट्विटर पे भले सारे फीचर्स हैं, भले सारे इंटीग्रेशन है और वगैरह वगैरह, बट मुझे अगर मैं फीड खोल रहा हूँ, मुझे गाली गलौज और मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच मिल रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगा ट्विटर पे. तो ये बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल की जो टेक फर्टर्निटी में, कि कंटेंट मॉडरेशन का एक बहुत सीधा हिस्सा है यूज़र एक्सपीरियंस है. और इसी का कारण है कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज कंटेंट मॉडरेट इसलिए करते हैं कि उनकी व्हाटएवर कि उन्हें करना चाहिए. कंपनीज कंटेंट मॉडरेट इसलिए करते हैं क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन इज ब्रांड मैनेजमेंट. क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कंटेंट मॉडरेशन नहीं करेंगे, जो कि ट्विटर के साथ भी हुआ है, एडवर्टाइजर्स भाग के चले जाएंगे, फिर यूजर्स नहीं आएंगे. तो ये भी समझना ज़रूरी है कि एक तो फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है और मस्क के अलग कारण है. दूसरे, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, that will not be a good product to start off with. तो एक एग्जांपल इसका था ही 4chan एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जहाँ पर कुछ भी कोई भी बोल के चला जा सकता था, अनोनिमस बोर्ड्स पे बोल के, और उसकी वजह से QAnon भी पैदा हुआ. और एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है Q into the Storm, वो देखनी चाहिए. लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर एक आपको एग्जाम्पल देखना होगा ऐसे प्लेटफॉर्म का जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो इमीडिएटली एक्सट्रीमिस्ट और रेसिस्ट व्यूज के लिए एक सॉर्ट ऑफ जगह बन जाती है. जो बात आप लोग तकनीकी तरीके से कह रहे हैं वो सिंपल ये है कि अगर बिल्कुल भी मॉडरेशन नहीं होगा तो वहाँ केवल सारे ये पागल राइट विंगर्स आ जाएंगे. तो वहाँ से महिलाएं, सारे लिबरल प्रोग्रेसिव, हम सब चले जाएंगे. तो फिर वो ओन किससे करेंगे. और दूसरी बात ये कि फिर उन्हें गाली देने के लिए कौन बचेगा. तो इमेज यही है. तो वहां कुछ नहीं होता ना. फिर सारे अच्छे लोग जब निकल जाएंगे तो बचेगा क्या. आपस में गाली देते रहेंगे. लेकिन शार्दुल, मुझे नहीं लगता ये अच्छे बुरे लोगों की वैसे बात है, क्योंकि मेरे समझ में जितना आ रहा है नहीं, लेकिन मेरे समझ में जितना आ रहा है कि हाँ श्योर एक्सट्रीमिस्ट व्यूज वाले लोग हैं जो कि भद्दे भद्दे बयान देते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं. जैसे 4chan का एग्जांपल दिया आपने. 4chan का दिया, बट लेकिन ट्विटर पे अगर आप देखेंगे ट्रम्प को सस्पेंड क्यों किया था. इंसरेक्शन किया था, इसलिए बेसिकली उसने लिटरली एक वॉर क्राई दिया था कि आप कैपिटल हिल पे जाके हमला करो. तो इसलिए कंगना को सस्पेंड क्यों किया था. उसने बोला मोदी जी आप अपना विराट रूप दिखाओ. 2002 में जो विराट रूप दिखाया था उसलिए सस्पेंड किया था. अगेन ये जो है ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाले एग्जांपल्स है जहां पर इनके अकाउंट सस्पेंड किए थे. अब अगर आप फ्री स्पीच की बात करेंगे तो एक और एग्जांपल जो राइट की तरफ से आता है कि एक पब्लिकेशन को, न्यूयॉर्क पोस्ट को, उनके एक आर्टिकल को आर्टिफिशियली उन्होंने डिसप्रमोट किया था
ट्विटर ने, और वो एडमिट भी किया है कि एक स्टोरी आई थी हंटर बाइडन पे जो स्टोरी आई थी उस पे ट्विटर ने एक्टिवली उसको प्रमोट ना करने की एक रंजिश चलाई थी, और उसकी वजह से वो स्टोरी डाउन प्ले हो गई थी एक्सेट्रा, और न्यूज़ में नहीं आई थी। इसमें एक और रिलेटेड है कि जो अधिकांश लोग जो लोग बोलते हैं कि कंटेंट मॉडरेशन होना चाहिए, उसके क्रिटिसिज्म में ये भी बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगी। इसमें ये थोड़ा नुआंस्ड है, जैसे बोलते हैं एक फ्रेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए प्लेटफॉर्म्स पे, बट फ्रीडम ऑफ रीच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे अगर फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पिछले 4-5 साल में मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच इतना क्यों बढ़ा है? ये नहीं बढ़ा है कि लोग पहले हेट स्पीच नहीं करते थे, इसलिए बढ़ा है कि जो इनके सिस्टम डिज़ाइन है, जो एल्गोरिदम है और जो भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे और हो, वो हेट स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया था फेसबुक पे, ये कंपनीज भी जानती हैं कि हम ऐसे कंटेंट को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उससे एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली आप किस पे ज़्यादा एंगेज करेंगे, किस पे ज़्यादा कमेंट करेंगे जो आपसे रिएक्शन इवोक कर सके। तो ये भी थोड़ा नुआंस हमें समझना चाहिए कि जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि कंटेंट मॉडरेशन होना चाहिए, वो ये नहीं बोल रहे कि किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए कुछ बोलने का। उसका नुआंस्ड आर्गुमेंट ये है कि फ्रीडम ऑफ रीच नहीं होनी चाहिए, कि अगर गलत बात बोल रहा हूँ, मैं हेट स्पीच कर रहा हूँ, मैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो और उसको प्रमोट करेंगे, जिसपे इनफ रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन है टू शो कि वो होता है अभी के टाइम पे। एक एग्जांपल देता हूँ अतुल, हमने इस पर लास्ट टाइम आई थिंक बात की थी, नाविका कुमार का जो ट्वीट था बुलडोजर पे, उसने कहा कि अरे अब बुलडोजर क्या, हम मेक इन इंडिया करेंगे एक्सेट्रा, और मजाकिया एक ट्वीट किया था जब वो जहांगीरपुरी वाला केस हुआ था। मैंने देखा एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो होना, कि ट्विटर पे अगर आपके लाइक्स से ज़्यादा अगर कमेंट्स जो है उस पे लाइक्स और रिट्वीट्स है तो आप रेशियो हो गए, मतलब आपने इतना कुछ गलत बोल दिया कि कमेंटर्स ज़्यादा आपसे ऊपर जा रहे हैं, तो नाविका का रेशियो हो गया था। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखी कि इतने लोगों ने उस पर टाइम स्पेंड किया, और वो ट्वीट इतनी बार मेरे टाइमलाइन पे बार बार आते जा रहा था, क्योंकि मेरे ही पहचान के लोग इतने कमेंट करे जा रहे थे उस पर, और कोट ट्वीट करे जा रहे थे, रिएक्ट करे जा रहे थे। तो मुझे लगता है 3 दिन के लिए मुझे वो नाविका का ट्वीट दिखता रहा। और अगर आप देखेंगे वो ट्वीट के ऊपर नीचे आप देखेंगे तो उसको हार्डली 50 रिट्वीट, 200 लाइक, 50 रिट्वीट, 200 लाइक। तो जो चित्रांशु बोल रहा है कि एंगेजमेंट पे जो बात आती है, तो जितने लोगों ने उस पर रिएक्ट किया उन्होंने उतना ही टाइम ट्विटर पे स्पेंड किया, उसको ट्रैक करने में, उस पर रिएक्ट करने में, उसको ये करने में, फिर लोगों ने पढ़ने में भी उतना टाइम उसमें वेस्ट किया, और उसकी वजह से उनको एड्स भी। तो एक तरह से वो जो हेट को आगे प्रमोट लगातार होता गया, मतलब बाय डिफॉल्ट उसके मैकेनिज्म में। बिल्कुल। और ये एक ह्यूमन साइकी भी है, जैसे मैं अगर सड़क पे जा रहा हूँ, किसी को मैं हेलो बोलूंगा तो हो सकता है रिप्लाई नहीं करे, पर मैं अगर बोलूंगा ये चोमू तो वो रिप्लाई करेगा। तो आई थिंक ये डिबेट समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। फेसबुक की एल्गोरिदम ऐसी है। शार्दुल, आप अपनी बात रखिए। हाँ, बहुत देर से आपने बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई, तो मैंने एक चीज लिखी थी जब मैं सोच रहा था इस बारे में। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंस्टाग्राम आपके मन को विचलित करने के लिए ना, औरों को देख के आपको बुरा लगता है मन में, ट्विटर आपके दिमाग की दही जमाने के लिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म इसी तरह से डिजाइन है। अच्छा, ट्विटर जैसे आपने कहा अभी तक घाटे की कंपनी रही है, ठीक है। रही बात इलॉन मस्क की, तो सिर्फ इलॉन मस्क की नहीं, चाहे वो जेफ बेजोस हो या कोई भी हो, ये सारे बिलियनर्स आज के नए सम्राट हैं जो अपने हर शौक को पूरा करने के लिए पैसा फेंकते हैं। पर डंकापति एक ही है। नहीं, वो पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम खूब बोलते हैं, पर ये लोग ज्यादा खतरनाक है। मैं बताता हूँ क्यों। ये लोगों ने शपथ भी नहीं लिए। नहीं, वो भी है। मस्क का पैसा पैंडेमिक में बढ़ा है ना। हाँ। और उसने, जैसा आपने बताया, कई ट्वीट करे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे अपने फायदे के लिए। उन्होंने ट्विटर पर अफवाहें फैलाई, जिसमें से एक थी एक व्यक्ति के बारे में जो थाईलैंड में जो बच्चे माइन में फंस गए थे उनको निकालने के लिए, उसको पेडोफाइल बोला था। उसने कहा क्या था, उसने कहा था जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि मैं पनडुब्बी भेज रहा हूँ, तो उसने कहा था ये सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं बेसिकली, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। उसको इन्होंने पेडोफाइल कहा, फिर केस हुआ और केवल उसे कोर्ट में जाना पड़ा, कहना पड़ा ये साउथ अफ्रीका का मैं हूँ, वहाँ पे तो ये इन्वेंडो है, तो उसे छोड़ दिया गया। पैसे की ताकत आप समझ नहीं सकते जब तक इतना पैसा आपके पास होता नहीं है, और ये बहुत बार हो चुका है इलॉन मस्क के साथ। डोज कॉइन का एग्जाम्पल आपने दिया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा हमने कहा सरकारें अलग अलग तरीके से डील करती हैं। फ्री स्पीच कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसके बारे में तो अभी हम बाद में बात करेंगे भी।
नहीं, हमने कर लिया फ्री स्पीच की बात, तो कुछ और भी है। टेस्ला को ये चीन में बेचना चाह रहे हैं, EU में बेचना चाह रहे हैं। ट्विटर कंपनी है नहीं जो प्रॉफिट बनाती है। क्या ये अपने पैसे को छोड़ेंगे? जो सरकारों से इनका मतभेद होगा, क्योंकि EU ने डिजिटल मीडिया पे कई सारे अभी लॉ पास किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये फ्री स्पीच की बहुत बात करता है इलॉन मस्क, लेकिन अपनी कंपनी में फॉलो नहीं करता। टेस्ला में एक क्लास एक्शन लॉसूट था अभी एक्सट्रीम रेसिज्म के बारे में, जिसको इसने डी प्रमोट करने की जितनी कोशिश हो सकती थी वो करी। तो ये सारी बातें अलग हैं। 128 बिलियन का शेयर गिर गए 2 दिन में पिछले टेस्ला के। तो ये डील अभी फाइनल नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। है क्या 128 बिलियन का नुकसान होने के बाद जो उस कैपिटल पे इन्होंने जो लोन उठाया, तो उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या अब इनके पास उतनी कैपिटल है उस लोन को उठाने के लिए। तो अभी ये डील फाइनल नहीं है। अरे तो आपका बेसिकली कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि इलॉन मस्क जो आइडियाज प्रोपोगेट कर रहे हैं फ्री स्पीच के, वो खुद पे अप्लाई नहीं करते, कभी नहीं करते कभी। और ये बिलियनर्स हैं, विश्वास करिए, मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इलॉन मस्क ने ट्विटर में इसीलिए पैसा लगाया है जो कारण से बिलियनर्स और अरबपति मीडिया में पैसा लेते हैं। ये सिंपल सी बात है, बेसिकली टू बाय और कंट्रोल इन्फ्लुएंस। और इलॉन मस्क की हिस्ट्री है झूठ बोलने की लगातार। अच्छा, मैं इसका अगला जो हिस्सा है उसी पर आना चाह रहा था, जिसका जिक्र चलते फिरते अभी थोड़ा सा शार्दुल ने किया, कि वो जो पैसा है, मतलब हो सकता है नभी आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया, क्या कोई आइडिया है कि ये पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? ये किसी बोरे में भर के रखा हुआ पैसा नहीं होगा। तो पैसे का एक है, सो 3 आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि कुछ तो पैसे जो इनके पास टेस्ला का स्टॉक है, इन्होंने उसको गारंटी लेके लोन लिया है बैंक से। अच्छा, उसके ऊपर लोन, इसीलिए तो शेयर गिरने से वो असर पड़ा। दूसरा और जो कि वो काफी रिस्की है कि टेस्ला, इनकी जो अभी 4-5 कंपनीज हैं, टेस्ला है, स्पेसएक्स है, बोरिंग कंपनी है, वो न्यूरालिंक कंपनी है, सोलर सिटी। टेस्ला इज द ओनली वन जो पैसे बना रही है अभी। सो टेस्ला का स्टॉक काफी वैल्यूएबल है भी जो है, तो इन्होंने टेस्ला के स्टॉक के अगेंस्ट लोन लिया है। और बाकी आई थिंक 2-3 बैंक के कंसोर्टियम है, उनसे भी इन्होंने पैसा लिया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे 2-3 इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इलॉन मस्क ने एक्चुअली बोला क्या है। एक तो पहले उन्होंने बोला कि फ्री स्पीच होनी चाहिए, तो वो हमने अब डिस्कस कर लिया। दूसरा उन्होंने बोला है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमिक्स के कि ट्विटर पैसा बनाए ना बनाए, जो कि एकदम गलत बात है। कोई बिजनेसमैन ये नहीं कह सकता। उन्होंने वैसे उस कंपनी के शेयर्स पे लिया जिसके वजह से वो अरब देश के सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी है जो है। तो मुझे नहीं लगता है कि इलॉन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सारा पैसा अपना लगाया है या ऐसा, क्योंकि ये टेस्ला स्टॉक के अगेंस्ट है। अगर ट्विटर इन नियर फ्यूचर पैसा नहीं बनाती है तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट कि इलॉन का कितना कंट्रोल रहेगा, इलॉन मस्क का कितना कंट्रोल रहेगा टेस्ला पे। तो आई थिंक ये बात ही गलत है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पैसे। वो अलग बात है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है तो उनके पास थोड़े छुट्टे ज्यादा होंगे, पर फर्क पड़ता है उन्हें, क्योंकि जिसके अगेंस्ट लोन उन्होंने लिया है वो टेस्ला के काफी वैल्यूएबल स्टॉक है। और एक चीज उन्होंने, आई थिंक हम जो अगर काउंट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, 2 और छोटी छोटी चीजें उन्होंने कही कि एक तो उन्होंने कहा कि मैं सारी बॉट आर्मीज को हटाऊंगा, आई विल डाई ट्राइंग इफ इट डजंट हैपन। अब बॉट आर्मीज का मतलब ये कि जो जस्टिस फॉर SSR वगैरह ट्रेन चलाते हैं, या फिर जो हमारे आईटी सेल वाले, हमारे जो दुनिया भर के मिश्रा, हमारे दिग्गज जो हिंदू इकोसिस्टम प्रशासक समिति एक्सेट्रा, हमारे IT सेल वाले जैसे आपने कहा वो चलाते हैं। और मतलब काफी आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे। मार्केटिंग कंपनीज जो बार बार स्पैम कर आके जो ट्रेंड करवाते, उनको हटाने की बात हो रही है अब। पर मुझे लगता है उनका इसका एक मतलब ये भी है, संत रामपाल, आसाराम बापू वाले भी, हाँ। जैसे शार्दुल ने कहा कि बड़े हिपोक्रेट आदमी है कि उन्होंने भी बॉट्स यूज करके क्रिप्टो के प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश की है, हाँ। काफी बार। अब उन्होंने इनअडवर्टेंटली वो हो गया होगा या उन्होंने खुद किया था वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उसमें एक एलिमेंट था जहां पर कुछ हाइप करके उन्होंने किया। दूसरी चीज उन्होंने जो कहा कि हम सारे ह्यूमंस को ऑथेंटिकेट करेंगे,
इसका मतलब है कि वो सब बॉट्स हटाने वाले हैं और जो भी अनोनिमस अकाउंट्स है उनको कुछ तरीके से ऑथेंटिकेट करेंगे या फिर हटा देंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनोनिमस अकाउंट्स एक बहुत बड़ा वैल्यू भी लाते हैं, जहाँ पर एक तो कंटेंट पोस्टिंग तो होता ही है लेकिन विसल ब्लोइंग भी होता है। वहाँ पर काफी गवर्नमेंट स्कैम्स और करप्शन ट्विटर को यूज करके एक्सपोज किए गए हैं। जो पूरा अरब स्प्रिंग हुआ था, कितने सारे अनोनिमस अकाउंट्स थे उसमें, राइट। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी देखना पड़ेगा कि ट्विटर किस तरीके से चेंज होता है, लेकिन अगर बॉट्स हट गए तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, फ्री स्पीच वाले टॉपिक में आएगी। एक तो ये आज की जनरेशन का एक मतलब इस सदी का अजीब सी बात है कि फ्री स्पीच राइट विंग का टॉपिक बन गया है। आई मीन कौन सा दक्षिणपंथी दुनिया का सही में फ्री स्पीच में बिलीव करता है? कौन सा? अजीब ही, मतलब ये अजीब सी विडंबना है उस स्पीच की आजादी जो हम सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं उस स्पीच की आजादी जो मर्जी आए बक सके, बस अपनी पसंद की असल में वो है। थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि 2 हमारे वीडियो शोज़ हैं। एक तो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या है, इस पर हमारी सहयोगी हैं शिवांगी, उन्होंने किया है, और एक ट्विटर के इस पूरे खरीद फरोख्त पर एक वीडियो शो मेघनाथ का है। तो ये दोनों शो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हमारे श्रोताओं के लिए अगर हम बात करें ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसका मकसद क्या होता है पॉइजन पिल स्ट्रेटजी? पॉइजन पिल का मतलब ये होता है कि अब ट्विटर के डिटेल्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन मोटा मोटा अगर समझाया जाए तो कि एक बोर्ड होगा जहाँ पर आपको दिख रहा है कि बाहर से कोई हमारे कंपनी को टेक ओवर करने आ रहा है। तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो एक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज करके, लॉ में चेंज करके एक ऐसे एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम डिस्काउंटेड रेट पे अब शेयर खरीद पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि फिर डिस्काउंटेड रेट पे जब शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जो खरीद रहा है उसको और शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, सारे के सारे लेने पड़ते हैं, सारे के सारे शेयर्स लेने पड़ते हैं अगर उसको एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदना होगा। तो उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो कंपनी ब्लोटेड हो जाती है और वो आदमी जो खर्च कर रहा है वो कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है, और जब वो टेक ओवर होता है तो उसको सस्टेन करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है, वो आदमी जो नया ओनर है उसके लिए। हॉस्टाइल टेक ओवर है, पैसे ज्यादा लगते हैं। और दूसरी चीज जो होती है कि ये लोग खुद को एक बहुत बड़ा सेवरेंस पैकेज दे देते हैं कि अगर हमको बोर्ड से हटा देंगे आप तो मुझे कुछ $70 मिलियन मिलेंगे, या फिर इतने उतने मुझे शेयर लेके इतने प्राइस में खरीदना। के 42.8 मिलियन है। हाँ, और तो ये स्ट्रैटेजी भी होती है ना कि पैसे देखने के लिए कि कितना इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर। और एक है क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि ये बोर्ड वालों को आप वो हटाएंगे तो खर्चा किसका होगा? कंपनी का होगा। तो इवन इफ जैसे ट्विटर तो कुछ प्रॉफिट कमा नहीं रही है, अभी थोड़े क्वार्टर्स में कमा रही है, तो उनका इंटेंशन फिर ये होगा कि अच्छा तू इलॉन तो ये खरीद रहा है, तू अब तू खरीदेगा तो तुझे 10 साल के लिए फिर और प्रॉफिट्स नहीं होंगे, इतना हम पैसा लेंगे और इतना हम तुमको निचोड़ लेंगे करने के लिए कंपनी लेने के बाद कि आपको पॉइजन पिल इसीलिए बोलते हैं उसको कि वो खुद एक पॉइजन पिल खा लेते हैं ताकि वो कंपनी इतनी ब्लोटेड और एक्सपेंसिव हो जाए कि जो नया ओनर है वो चला ना पाए। तो असल में क्या है, वो कंपनी के मौजूदा बोर्ड को बचाए अपना एकाधिकार प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी बातचीत हो गई। एक मजाक भी एलॉन ने अभी इसी बीच में किया था, कुछ लोगों ने काफ़ी सीरियसली ले लिया था उसको। वो मजाक ही था जो कि कोका कोला को फिर से कोकेन वाला उसमें लगा दिया। कोका कोला पीते हैं क्या काफ़ी सारे बिलियनर? लगता है हो सकता है। असल में ये आजकल का बिजनेस के लिहाज से मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है दिमाग में कहीं कुछ हो भी कि कुछ बनाने का कुछ ऐसा काम हो। ये टेक बिलियनर बाकी बिलियनर से अलग हैं। और जैसे हम समाज की बात करते हैं ना, आत्मावलोकन से बाहर वाले को इल्जाम लगाना आसान है, ऐसे ही आजकल की दुनिया में ये नए भगवान है टेक नर्ड्स के। नहीं, आप सही कह रहे हो, पूजा आसान है नहीं, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि $44 बिलियन का उसने अगर ये खरीदा है ट्विटर, राइट, उसकी पर्सनल वैल्यू 240 बिलियन के आसपास है नेटवर्थ, राइट। और हमारे अडानी जी भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी कुछ तीसरे नंबर पे, अभी उनकी भी कुछ तो भी $180 बिलियन तक वैल्यू, पांचवें ऐसा कुछ, तीसरे या पांचवें कुछ है। तो हमारे यहाँ पे भी काफी है ये बिलियनर्स। लेकिन हमारे बिलियनर्स क्या करते हैं, हमारे बिलियनर्स एक्विजिशन में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही एक्वायर करेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है। वो ऐसे नहीं करेंगे कि अरे मेरे को इसने ट्वीट डिलीट करने लगा लिया इसलिए मैं खरीद लूंगा, ये नहीं करते हमारे। तो दूसरा ये है कि ट्विटर अब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड हो गई।
हाँ, तो हम अपनी अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई एडवाइजरी आई है टेलीविज़न चैनलों के कंटेंट को निर्धारित करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय की ये जो एडवाइजरी है, इसका स्वागत एक लिहाज से किया जाना चाहिए। हालांकि ये बहुत देर से आई है, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और उसका जो कंटेंट है, उनके जो चिंता है वो ये है कि जो टेलीविज़न चैनलों का कवरेज है बहुत ही सेंसेशनल है, बहुत ही लापरवाह, गैर जिम्मेदार है, कम्युनल है, भ्रामक है, मिसलीडिंग है। कई सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और एक जगह पर साफ साफ ये चेतावनी भी है कि इसमें जो टीवी एक्ट है, केबल टीवी एक्ट है, उसके जो कानून है उसके तहत लाइसेंसिंग पर भी कार्रवाई हो सकती है टीवी चैनलों के। और उसमें ख़ासकर जो यूक्रेन रूस की जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो टेलीविज़न चैनलों की जो भूमिका है, जिसमें हर दिन कभी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, कभी न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत, अलग अलग इस तरह के अनसब्सटेंशिएट दावे जिनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, इस तरह की बातें, भ्रामक बातें टीवी चैनलों पर लगातार चलाई गई हैं। मैं ना इस पे कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहता हूँ कि वो इसमें नोटिस में भी मेंशन किए, क्योंकि मजेदार लगते हैं लेकिन बहुत ही अजीब है। यूक्रेन में एटमी हड़कंप, एटमी हड़कंप 18 अप्रैल को। फिर परमाणु, पुतिन से परेशान जेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता, जेलेंस्की को डिप्रेशन। ऑफिशियल रशियन मीडिया क्लियरली स्टेट्स दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड। और प्रेसिडेंट को एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेते हुए एक फोटोशॉप्ड इमेज दिखाया था वो उसमें। यूएस एजेंसी CIA बिलीव्स दैट रशिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन यूक्रेन। तो ये न्यूक्लियर निशाना, हैरत अंगेज खुलासा वर्ल्ड वॉर का, ये भी एक 19 अप्रैल को था। यूक्रेन से पुतिन का परमाणु प्लान तैयार, परमाणु हमला होना तय है, ये फिर से 19 अप्रैल को। और एटम बॉम्ब गिरेगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये फिर से 19 को। मारियोपोल फिनिश्ड, फुल एंड फाइनल। मतलब ये आप सोचिए कि ये ऐसे हेडलाइंस लिटरली टीवी पे फ्लैश हो रहे थे। ये टेलीविजन, ये रूस और यूक्रेन युद्ध का इसी टाइम पे इस मतलब एडवाइजरी में एक हिस्सा इसका है, जो कि जहांगीरपुर इलाके में जो दंगा फसाद हुआ हनुमान जयंती के मौके पर, उसको भी डाला गया है कि उसमें भी कम्युनल कवरेज की गई है और चैनलों ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन वो हिस्सा छोटा है। अगर आप पूरी एडवाइजरी पढ़ेंगे INP मिनिस्ट्री की, तो वो हिस्सा छोटा है, उसमें 5 पॉइंट है। और ये जो रूस यूक्रेन युद्ध का हिस्सा, ये काफ़ी विस्तार से दिया गया है। और इसका नाम नहीं लिया इसमें, चैनल का नाम नहीं लिया गया है। एक शो का नाम लिया गया है, हुंकार, जो कि ABP न्यूज़ का शो है, जो जिसको रूबिका लियाकत होस्ट करती है। उस शो का नाम लिया गया है बस, बाकी केवल हेडलाइंस और उनका जिक्र है। भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष मेंशन था, नहीं, नाम किसी का मेंशन नहीं किया, चैनल का नाम नहीं है। लेकिन आप उससे आइडिया, अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके हेडलाइन से। तो एक तो ये जो एडवाइजरी अगर आप देखें तो टीवी चैनलों ने, मुझे 2 चीज़ें समझ में आई कि सरकार ने ये जो एडवाइजरी जारी की है, इसके कुछ दिन पहले रसिया की तरफ से एक बहुत इंडियन मीडिया को लेकर ख़ास एक स्ट्रॉन्ग आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि भारतीय मीडिया बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से युद्ध की तस्वीर पेश कर रहा है, और जो कि सही नहीं है। तो एक तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए, और साथ में इवन वेस्ट में भी भारतीय मीडिया के इस एटीट्यूड को लेकर, जो उसकी विदेशी कवरेज है उसको लेकर एक तरह का वो है कि भाई ये बहुत ही गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो ये जो एक दबाव था, उसके रोशनी में इसको देखा जाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इसमें जहांगीरपुरी हिंसा का जिक्र जरूर है, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा से पहले इस तरह की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। आप पैंडेमिक की शुरुआत के टाइम पे अगर पूरे टेलीविज़न मीडिया का हमारे तबलीगी जमात की कवरेज देख लीजिए, दिल्ली के दंगों के दौरान जो टेलीविज़न मीडिया की कवरेज देख लीजिए, जहांगीरपुरी से कई दर्जे मतलब आगे जाके और हद दर्जे की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, गलत बयानी की गई, निशाना बनाया गया एक तरफा समुदाय को। इसके बावजूद सरकार की या जो ये INP मिनिस्ट्री की जो ये गाइडलाइंस, इस तरह की चीज़ों को उनको ताकीद नहीं किया गया, उनको चेतावनी जारी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंता नज़र नहीं आती है कि हम इसको लेकर जागरूक हो। एक गाइडलाइंस अगर आप लोगों को याद हो तो हेट क्राइम के मामले में और मॉब लिंचिंग के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 2018 में, जब एक तरफ से हेट क्राइम और इन सारी चीज़ों की बहुत एक बाढ़ आ गई थी, और उसमें इतने स्पेसिफिक टर्म्स में सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था कि हर ज़िले में एक कमेटी बनेगी, हर महीने उस कमेटी का चीफ ज़िले का एसपी होगा, उसकी जवाबदेही होगी, उसके इलाके में अगर कोई हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग या इस तरह की घटना होती है उसकी जवाबदेही होगी, हर महीने उसकी मीटिंग होनी चाहिए, उसके अपडेट्स आने चाहिए क्या उसमें चल रहा है, और वो उस कमेटी को लगातार इवॉल्व होते रहना चाहिए। उसके बाद भी हेट क्राइम के तमाम मसले सामने आते रहे, होते रहे, अभी भी जारी हैं, लेकिन वो कमेटियों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ऐसी एडवाइजरी के बारे में फिर हमें एक बहुत स्वाभाविक सी चिंता पैदा होती है कि अब क्या हो सकता है। मेघनाथ, शार्दुल और चित्रांशु, आप लोग अपनी अपनी आई थिंक मेरी एक इस पे छोटी सी टिप्पणी है, जितनी भी एडवाइजरी या रेगुलेशन है उसमें खतरा ये है कि सरकार कैसे भी यूज़ कर सकती है। तो आई थिंक अगर सरकार को सच में चिंता होती, क्योंकि अगर आप टीवी या ब्रॉडकास्ट की बात करें इतने गर्क में है, मतलब अभी तो न्यूज़ अगर वो अच्छा कुछ दिखा दें तो वो न्यूज़ है, अब तो ऐसी मतलब ऐसी उम्मीद रखते हैं हम चैनल से, और कोई पहली बात नहीं है, गड्ढे में गिरे हुए हैं। हाँ, तो मेरा यही कंसर्न है कि ये गाइडलाइंस फिर आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है उसके अगेंस्ट जिसका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो है दूसरा। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा कि इतनी ख़राब हालत है टीवी मीडिया की कि थोड़ी अपने हमें एटलीस्ट जो चैनल्स चला रहे हैं या जो एंकर हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि घर जाके अपने आप को शीशे में कैसे देखते हैं, या मतलब कि इनकी भी तो एक लेगेसी बन रही है कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद ये खुद भी तो सोच रहे होंगे कि हम जो बोल रहे हैं, एक तो होता है कि बहुत सारे एंकर्स होंगे जिन्होंने ये सोच लिया होगा कि ठीक है यही चलता है और यही बिकता है तो मैं यही करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ थोड़े बहुत एंकर होंगे अभी भी जिनका थोड़ा कॉन्शियस है, जिनको लगता होगा ये सही नहीं है, पर मुझसे तब भी ये कराया जा रहा है। मेरी ये उम्मीद है एज अ दर्शक, और क्योंकि मैं मीडिया में काम करता हूँ, कि वो लोग थोड़ा मीडिया में अंदर अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो हम टीवी में देख रहे हैं उसका समाधान ये नहीं है कि और गाइडलाइन या और रेगुलेशन आ सके, क्योंकि वो तो फिर सरकार यूज़ करेंगी उसका असल में इसका जो रेगुलेशन वाला पहलू उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस गाइडलाइंस पे एक बार बात कर लें। वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रेगुलेशन का, जो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए सरकारों को। शार्दुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाइडलाइंस को देख के? गाइडलाइन तो पहले मैं एंकर्स की बात देख ली थी, तो मुझे अभी बात करते हुए कहावत याद आई सरकार के लिए, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जिन कमकलों को इन्होंने पोषित किया है वो कमकली ही तो करेंगे भाई। जब आपने गधे बिठाए हैं तो और क्या करेंगे। आप देखिए रशिया यूक्रेन का जो कवरेज है वो ढेचू करेंगे, मतलब क्या था वो उपमा अतुल ने बोली थी एक टिप्पणी में, इसी शब्द के लिए, खैर मेरे दिमाग से वो निकल रही है, वैशाख नंदन। हाँ, वैशाख नंदन तो वैशाख नंदन ही करेगा और क्या करेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए जहर फैला जो रहे थे अंदर देश के वो चलेगा, और इन्होंने याद करिए विदेश की रिपोर्टिंग में भी पहले भी ऐसा किया, नेपाल को लेकर है ना, लेकिन तब नेपाल या पाकिस्तान के बारे में था। आज रशिया है, रशिया हमारा मित्र देश है, सबसे बड़ा मित्र देश है, हम डिफेंस के लिए उस पर निर्भर है, 70% वेपन्स है ना, तो मैटर करता है। अच्छा, दूसरी बात ये, सरकार इतनी भी नहीं चाहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों के विभिन्न निष्कर्ष हैं। आप नेताओं का बिहेवियर देख रहे हैं अलग अलग भाजपा राज्यों में, क्योंकि उन्हें पता है वो बिक रहा है। उत्तर प्रदेश की जीत बड़ी जीत है, लेकिन जो भाजपा के अंदर विमर्श चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है करीब 75 सीट ऐसी थी जहाँ ये बाल जीते, हारते हारते जीत गए या हार सकते थे। तो उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो ये देख रहे हैं कि हमें ये वोट नहीं मिला, पूरा 80-20 का जो वो भाषणों में कह रहे थे वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। और अभी एक शायद कोई पर्चा जारी हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा है कि ये ऐसा हुआ क्यों, तो उनको जो रिपोर्ट मिला कि कई ओबीसी, गैर यादव ओबीसी ने हमें वोट नहीं किया। तो ये ध्रुवीकरण पे वो और आक्रामक हो रहे हैं। और जो बुलडोज़र वाली घटना है, जगह जगह जो बुलडोज़र चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है ना, आप किसी को अपने आप नहीं दे सकते। इनफैक्ट कल ही कुछ था सोशल मीडिया पे कि प्रशासन ने कुछ बुलडोज़र चलाया और भाजपा की शायद बलिया की विधायक कह रही थी कि हम तहसील जला देंगे, आप हमारे यहाँ बुलडोज़र चलाएंगे। थोड़ा सा विषयांतर हो गया। हम लोग गाइडलाइंस पे बात करें, मीडिया की जो गाइडलाइन पे मेरा ये कहना था कि आप ये देखिए, गाइडलाइन तो इन्होंने दी हैं, पर उसका रीज़न ये है कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं नैरेटिव को। मज़े की बात यह है किसी समाचार चैनल पर इसका ज़रा सा भी डिस्कशन नहीं हुआ,
इन सारे चैनलों में, ना ही अपने बारे में, ना ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन के बारे में। तो एक मेरी भी एक छोटी सी टिप्पणी है इस पर। अगर आपको पता होगा कि वॉर शुरू हुआ 24 फरवरी को। हाँ। 24 फरवरी के पहले आपको पता होगा कि एडवाइजरीज दिए गए थे बच्चों को निकालने के लिए। 22,500 लोग फंसे हुए थे और वहाँ से इंडिया से इंडियन स्टूडेंट्स और रेसिडेंट्स भी। तो 15 तारीख से जो एडवाइजरी दी गई वो 24 तारीख को वॉर शुरू हुआ। और उसके बाद आपको तो पता ही है काफ़ी मारियोपोल पे हुआ, ये हुआ, कीव पे अटैक हुआ एक्सेट्रा। तो उस दौरान में अगर आपको जितना भी रशिया और इंडिया का कवरेज में पूरा देख रहा था, तो एक तो कॉन्सेंट्रेटेड था कि ऑपरेशन गंगा पे ये हमारे बच्चे कैसे निकाल के लेके आएंगे। और जब निकाल के लेकर आ रहे हैं तो आपको पता है कि मिनिस्टर्स कैसे जाकर वहाँ पर ढिंडोरा पीट रहे थे और मोदी जिंदाबाद करके वापस आ गए। अब सबको बाहर तो निकाल दिया, पर उसके बाद बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। उसके बाद उनको एक तो पता नहीं है कि रशिया अटैक क्यों कर रहा है, उनकी एक तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो समझा पाए कि जियोपॉलिटिकली हम कहाँ पर प्लेस्ड है। लाइक इंडिया एब्स्टेन क्यों कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है, हमने 3 वोट हुए, उसमें एब्स्टेन क्यों किया? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमने एब्स्टेन क्यों किया? और हमारे साथ एब्स्टेन करने वाला और कौन था? चाइना और सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट? तो हम चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ और रशिया के साथ क्यों खड़े हैं, इस पर आपको एक भी चर्चा नहीं मिलेगी। इस पर कोई पर्सपेक्टिव देगा ही नहीं आपको, तो पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके लिए आपको यूएन चार्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसकी समझ होनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पीचेस पढ़ने पड़ेगी कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा था, वो इतना मसालेदार है नहीं। इंस्टेड वो टीवी पे क्या दिखा रहे, एक कोई तो भी एंकर को वहां पर भेज दिया जो ब्रेक डांस कर रही है और अनाउंस करते करते, वो तो आपने न्यूसेंस और टिप्पणी में दोनों जगह देखा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रेक डांस बारात डांस ज्यादा है, वो ऐसे लेकिन मेरा जस्ट एक कहने का मतलब ये था कि आप रशिया यूक्रेन के बारे में श्योर कवरेज कीजिए, लेकिन कुछ तथ्य तो बताइए, कुछ लोगों को बताइए तो कि भैया हो क्या रहा है वहां पे और हमारा क्या स्टैंड है और हमको क्या समझना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप किसी भी इन टीवी चैनलों पर आप किसी एक आदमी को एक सिंपल सा टास्क दे के बिठा दीजिए कि सुबह से शाम तक आप ये चैनल देखते रहिए, एक चैनल हिंदी का जो भी लोग कवर कर रहे हैं, और उससे केवल 3 इन्फॉर्मेशन मांगिए कि पूरे दिन देखना है आपको, और शाम को ये बताना है कि इस लड़ाई में, यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई में कितनी रशियन कैजुअलिटी अब तक हुई हैं, कितनी यूक्रेनियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने दिन लड़ाई चल चुकी है। ये बेसिक जो है ना, डे टू डे अपडेट होते हैं। एक भी चैनल पूरा दिन देख के आप ये नहीं बता पाएंगे। लफाजी, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, परमाणु बम, अणु बम, एटमी अटैक, ये सब मिल जाएगा आपको। तो एक तो ये त्रासदी है। दूसरा हिस्सा ये जो रेगुलेशन आया, इस पर हमें, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री में हम मीडिया के नज़रिए से हमारा वो है बातचीत ज़्यादा करेंगे। सरकारों का हमेशा से एक रवैया रहा है, ये रेगुलेशन भी है, इसको भी आप उस नज़र से देखें तो चित्रांशु ने उसका इशारा किया कि भाई एक कंट्रोल करने की बात हो सकती है ये हो। लेकिन मीडिया ने आज जिस जगह पर खड़े हैं, एक सैद्धांतिक तौर पर मेरे ख्याल से इस बात पे सबके बीच में आम सहमति होगी, पत्रकारों में कम से कम, या जो लोग भी इस तरह के एक लिबरल डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, कि मीडिया के ऊपर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मीडिया का अपने कंटेंट पर, अपने उस पर एक सेल्फ रेगुलेशन हो। सेल्फ रेगुलेशन को लेकर तो कोई कंट्रोवर्सी, लेकिन जिस तरह का मीडिया आज खड़ा हो गया है, जिस तरह के बंटवारे हैं मीडिया के अंदर, और जिस तरह से मीडिया अपने ही लोगों के खिलाफ, मतलब एक तरह से नागरिकों के जो अधिकार हैं उसके खिलाफ जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, सत्ता के साथ सुर मिलाकर, ऐसे में बचता क्या है? अब जब कभी जो सेल्फ रेगुलेशन की संस्थाएं, NBSA की बात कर लीजिए आप, और ये वो, हमने ऐसे अनगिनत बहुत सारे मौके आए जब टेलीविज़न के खिलाफ उन्होंने कोई आदेश जारी किया, वो चैनल अलग हो जाते हैं, बॉडीज़ अलग हो जाती हैं उनसे, उनको मानने से। यही बात प्रिंट के लिए लागू होती है। PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई इस तरह की दखल नहीं है कि वो किसी को कोई कहीं जिम्मेदार ठहरा सके या अकाउंटेबल बना सके अपने कंटेंट पे। तब आप कैसे सरकारों को इसमें घुसने से रोकेंगे? ये बड़ी एक चिंता है, और एक बड़ी कोई आदर्शवादी स्थिति यहाँ पे नहीं है कि सारे मीडिया के लोग आपस में बैठ जाएंगे। एक तो ऐसे लोगों को बिठाना मतलब चाँद तारे तोड़ने का काम है कि ये लोग बैठ नहीं सकते।
फिर कैसे इस समस्या से निपटेंगे? क्योंकि सरकारें तो दखल देंगी और उनकी इच्छा भी होती है, लेकिन ये मौका कौन दे रहा है, इसको भी समझने की आज ज़रूरत है। मुझे लगता है एक आई थिंक इस पे हमको थोड़ा सा रेवेन्यू पे बात करनी चाहिए कि मीडिया का बिजनेस कैसे चलता है, बिकॉज वो पूरा टाइड इन है। और ऑब्वियसली हम तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीडिया और पब्लिक जर्नलिज्म में बिलीव करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म में। लेकिन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो लोग बात नहीं करते, वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपने जो एनएल सेना प्रोजेक्ट जो बताया, मध्य प्रदेश का एक वाकया हुआ जहाँ पर बुलडोज़र चल रहे हैं और उसके काफ़ी एंगल्स है, काफ़ी उसको आपको डेप्थ में जाके लोकल एरियाज़ में जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप एक नेशनल चैनल को, कोई भी ये जो चैनल को एडवाइजरी दी गई है रेगुलेशन की जो बात करते हैं, तो ये चैनल्स अभी एफर्ट डाल ही नहीं रहे इस पर, क्योंकि उनको एक तो खर्चा नहीं करना है और ऊपर से टीवी डिबेट करके या ऐसे नॉनसेंस करके चीप में हटा के ऐड दिखा के पैसा कमाना है। तो ये बिजनेस मॉडल है हमारे यहाँ पे। और जैसे यूएस में और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर लोकल जर्नलिज्म को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। अभी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन लोकल न्यूज़ चैनल्स, टीवी न्यूज़ चैनल्स, लोकल न्यूज़पेपर्स, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको उनका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। हमारे यहाँ पर मुझे लगता है लोकल एक तो फ्रीलांस रिपोर्टर्स होते हैं और उनको एक तो इंस्टीट्यूशनल कोई बैकिंग नहीं होती है। और आपने मध्य प्रदेश में तो वो देख ही रहा है कि वो घिनौना ये एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर नंगा करके उनके वीडियोस लिए गए और सर्कुलेट किए गए। ऐसी हालत है हमारे लोकल पत्रकारों की, जो रियल न्यूज़ लाते हैं, जो रियली आपको बताते हैं कि आपके आसपास के एरिया में क्या चालू है। और उनको एक तो फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है और उनको एक तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। तो अगर हम रेगुलेशन की बात करेंगे और आप जैसे कह रहे हो कि सरकार मतलब अभी घुसती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक तरीके से इंसेंटिव्स भी क्रिएट करने चाहिए जिससे लोकल जर्नलिज्म थोड़ा और स्ट्रेंथन हो, रैदर दैन ये नेशनल कंपनीज को ऐड दे दे कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐड दे रही है, यूपी गवर्नमेंट भी उन्हीं को ऐड दे रही है। आप अगर स्प्रेड करके अगर लोकल जर्नलिस्ट को और न्यूज़पेपर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, एड्स देंगे, मे बी हम ऐड तो प्रमोट करते नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कर पाएंगे तो फिर उससे एक थोड़ा फर्क पड़ेगा मुझे लगता है। ये अतुल, आपका जो सवाल था सेल्फ रेगुलेशन पे, आई थिंक ये जो अभी आईटी रूल्स आए हैं उसमें तो मैंडेट हो गया है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल है वो मतलब 2 या 3 लेवल पे होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपका ग्रीवांस ऑफिसर है, उसके ऊपर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। तो जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री डिजीपब का फाउंडिंग मेंबर है, तो इनफैक्ट आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ आईएनवी ने अप्रूवल दे दिया है कि डिजीपब कैन बी अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सो आई थिंक जैसे अगर आप देखेंगे कि क्यों सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फेल करती है, जैसा कि आप बता रहे थे, अब एनबीएफ की कुछ गाइडलाइन होगी, अर्नब कुछ करना चाहते हैं तो वो निकल जाएंगे। तो आई थिंक ये एक तो हमने ये स्टैब्लिश कर लिया है कि जो रेगुलेशन या जो कंटेंट में रेगुलेशन है वो सरकार से नहीं, विद इन मीडिया या विद इन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से आना चाहिए। बट अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते हैं। अब उसका ये कारण है कि जो मीडिया संस्थान हैं उनके यही इकोनॉमिक इंसेंटिव में नहीं है कि हम अच्छे से सेल्फ रेगुलेट कर सकें। जैसे कि अगर आगे ये डिस्क्लेमर के साथ है कि न्यूज़ लॉन्ड्री डिजीपब का फाउंडिंग मेंबर है, जैसे मान लीजिए डिजीपब है। अब डिजीपब में कैसे संस्थाएं, डिजीपब में जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है, क्विंट है, न्यूज़ मिनट है, जहाँ पे हम, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्रिप्शन या रीडर रेवेन्यू कर रहे हैं, बट हमारा जो कंटेंट है या हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कि लोगों को कितना ट्रस्ट है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को कितना ट्रस्ट है। अब मान लीजिए अगर ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, राइट, तो अब जो डिजीपब में जो फाउंडिंग मेंबर हैं या जो लोग ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कंटेंट एक तरह का कंटेंट रेगुलेट हो सके या मॉडरेट हो चुके, तो वो डिजीपब के इंटरेस्ट में है। तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ इसलिए भी फेल हो रही हैं क्योंकि जो मीडिया का जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है या जो उनका बिजनेस गोल है वो इन लाइन में नहीं है जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज का है। तो इस एग्जांपल में, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, तो क्योंकि डिजीपब जो संस्था है उसमें थोड़ा अलाइनमेंट है,
क्योंकि अगर मान लीजिए न्यूज़ लॉन्ड्री कल को बकवास दिखाने लगे तो डायरेक्टली ट्रस्ट, हमारा जो रीडर्स को हम पे ट्रस्ट है वो इम्पैक्ट करेगा। तो क्योंकि डिजीपब में बाकी ऐसे भी मेंबर है तो वो डिजीपब ऐसा कर सकता है, तो न्यूज़ लॉन्ड्री बाहर निकल के क्या ही करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना भी जरूरी कि क्यों सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज सफल हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं वो उस इन लाइन, दे आर नॉट इन लाइन विद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई, आपने NBSA की बात की, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन की, उन्होंने नाम चेंज करके NBDSA कर दिया है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, क्योंकि अब उनको भी ये दिखाई दे रहा है कि डिजिपब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं जो कि डिजिटल ओनली न्यूज़ का एक फ्रंट बन रहा है, जो सेल्फ रेगुलेशन तो कर ही रहा है लेकिन एक ग्रुप भी बन रहा है जो लॉज और रेगुलेशंस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रेडिशनल टीवी लेगेसी मीडिया है और जो कि चैनल्स है, उनका भी डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है एक्चुअली, लेकिन उन्होंने चेंज करके अब बोला है कि हम एक्चुअली डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। तो चित्रांशु ने जो कहा कि जो वैल्यूज़ जो अलाइन होते हैं जो रेगुलेटरी बॉडी और ऑर्गेनाइजेशंस जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस है उन पे, तो आपको डिजिपब में ये दिखाई देता है, लेकिन NBSA में आप शुरुआत तो करते हो ब्रॉडकास्टिंग से, अब उसमें आप घुसेड़ रहे हो डिजिटल को, तो उसमें तो वो भी अलाइन नहीं होगा। वो सुविधा का नामकरण है इसलिए क्योंकि ये जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं इन सब के अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन तो इन्होंने उसकी बजाय हम अपना डिजिटल वहाँ पे उनसे एसोसिएट करें और ब्रॉडकास्ट को इससे एसोसिएट करके इसी को एक बॉडी बना दो और एक ही के तहत सब हमारा निपट जाएगा। ये सुविधा का है, ये चलेगा नहीं। जैसे इनका ब्रॉडकास्ट का सेल्फ रेगुलेशन फेल हुआ है वैसे इनका डिजिटल का भी फेल हुआ है। मैं वही पूछ रहा था अतुल, आपको ही पूछ रहा था कि आपके एक्सपीरियंस में, मतलब जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, इतने सालों में क्या आपको एक भी ऐसा वाकया मिला है जैसे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ने कोई ऐसे एडवाइजरी दी हो एक्सेट्रा और चैनल ने उसको एक सीरियसली लिया हो या फिर कुछ उसने करेक्शन किया हो? बिल्कुल इक्का दुक्का ऐसे वाकये हुए हैं। मेरे ख्याल से इंडिया टीवी ने और आज तक ने 1-2 बार माफीनामे रन किए हैं अपने चैनलों पर, लेकिन जैसे जी का वाकया है, पता है हमको कि उन्होंने सीधे मना कर दिया और उसके बाद वो अलग हो गए उससे, या अर्नब गोस्वामी का मामला है, उन्होंने एक अलग ही बॉडी खड़ी कर ली। तो ये भी है, ज़्यादातर लोग सीधे सीधे इनकार कर देते हैं। यही चीज़ अखबारों में है, अखबारों के ऊपर भी कोई कभी भी उस तरह का अंकुश लगाने में PCI फेल रहा, क्योंकि उस तरह की, जबकि कॉन्सेप्ट वाइज PCI एक अच्छा पहल था कि उस पर, लेकिन आप भेज दीजिए किसी भी अखबार के खिलाफ कोई शिकायत बहुत जेन्युइन, उसके 6 महीने तक, साल भर तक उसका निस्तारण ही नहीं होता है। शार्दुल, आप भी अपनी बात रखें। देखिए, अधिकतर बातें आप लोगों ने कर दी है, पर मैं जो कहूँगा वो तो न्यूज़ लॉन्ड्री पे अधिकतर लोग कहते रहते हैं कि ये आर्थिक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। टीवी मीडिया का आर्थिक मॉडल भले ही उनकी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ डिजिटल मीडिया से बड़ी हों, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो उस पर रन नहीं करता है ना, क्योंकि एंकर स्टार बन गए हैं और ऑन ग्राउंड रिपोर्टर कम हो गए हैं। इस बारे में हम पहले भी बात करते रहे हैं, पैंडेमिक में खास तौर से हमने देखा था, है ना। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टाज में पैसा भी लगता है और उसमें कई बार रिजल्ट भी नहीं आता। तो इसीलिए कम से कम न्यूज़ लॉन्ड्री में तो हमेशा कहते रहते हैं कि जो पिछले विषय से भी जुड़ता है, इनफैक्ट ट्विटर वाले से भी, कि मीडिया केवल एक बिजनेस नहीं है ना, वो एक जनहित का बिजनेस है, पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, तो जो सूचनाएं हम दे रहे हैं, भले ही वो इस समय आपके काम की ना हो, और हमसे मतलब जो मीडिया देता है, समाचार जगत जो है, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई सूचनाएं, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो या किसी अपराध से हो, जो भी है, इसमें खर्चा जो होगा, अगर वो एक कॉरपोरेट बिजनेसमैन के हाथ में होगा तो वो उसका इस्तेमाल अपनी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट के लिए करेगा, क्योंकि मीडिया हमेशा इतना प्रॉफिट उसको नहीं बना कर देगा, अरबों खरबों रुपए का। इसीलिए इसमें जनता की भागीदारी ज़रूरी है, जिस वजह से हम सब्सक्रिप्शन पर आए। ये तो न्यूज़ लॉन्ड्री का तो ये मेन मतलब फंडा ही है कि मीडिया की जिम्मेदारी पब्लिक को उठानी पड़ेगी। ये वो सब लोग नहीं उठा सकते, लेकिन कम से कम इतने लोग हों जिससे मीडिया आसानी से रन कर सके। अच्छा, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई, मैंने पहले भी कहा था, उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। इसके 2 मतलब हैं, देखिए, कम से कम मेरी नज़र में। पहला कि जिन्होंने ये किया वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पत्रकारिता के लिए जो नैतिकता चाहिए वो उन्हें पता है, वो उसे नहीं कर रहे, तभी तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिक्र तक नहीं किया। दूसरी चीज़, वो डरते हैं कि अगर हम इस पर बात भी करेंगे तो फिर कोई एक्शन हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हैं।
तो पत्रकारिता खोखली हो गई है टीवी की, और वो हमें रोज दिख रहा है। मैं तो आपसे कहने वाला था जब आप हेडलाइन पढ़ रहे थे कि जो हेडलाइन हम लोग आमतौर पर देखते हैं वो तो ये वेजिटेरियन लग रही हैं उसकी कंपैरिजन में, और भी खतरनाक वेजिटेरियन को बदनाम किया जा रहा है एज अ वेजिटेरियन, बाकी और मांसाहारियों को खलनायक घोषित कर दिया आपने इशारे में। ये एक और हेडलाइन जो इसकी बोल रहे थे ना आप, लाउड स्पीकर्स और जहांगीरपुरी पे, अली वर्सेस बली, कहाँ खलबली। हे भगवान। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, वो अतुल सबसे अच्छे से बता पाएंगे। ये वॉर रिपोर्ट आज से भी जुड़ा है, जो पत्रकारिता का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो तो बहुत ही ज्यादा उसके बारे में अगर कुछ बोलें, क्योंकि इन्होंने वॉर रिपोर्ट आज को भी नहीं छोड़ा, जो सबसे मतलब जिसमें गड़बड़ी की संभावनाएं भी बहुत कम नहीं, होती हैं। इसमें ये है शार्दुल, मैंने कभी वॉर रिपोर्टिंग तो की नहीं है, लेकिन ये है कि वॉर रिपोर्टिंग एक अलग तरह की संवेदनशीलता की मांग करता है। भाई बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लगी होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सरों पे खतरा मंडरा रहा होता है। तो ऐसे टाइम पे जाकर अगर जो हमारी रिपब्लिक की वो रिपोर्टर ने किया, नाच गाना कूद फाद करेंगे, तो वो सारे की सारी उस सेंसिटिविटी को ना तो आप समझ रहे हैं, ना तो आप न्यूज़ को समझ पा रहे हैं। भले ही आपको उससे TRP मिल जाए, एक तो वो चीज़ है, खैर उसमें हम नहीं जा सकते। दूसरा, विदेशी खबरों की जो कवरेज है ना, उसको लेकर भारत में एक, मैं कहूँगा कि मतलब बहुत खुलेआम एक तरह का छोटा मोटा कहें कि स्कैम चलता है। अब किसी के पास कोई फर्स्ट हैंड सोर्स नहीं होता, इक्का दुक्का चैनल होंगे जिसके रिपोर्टर होंगे, या बहुत रेयर कोई होगा जिसके पास AP, AFP या रॉयटर का सब्सक्रिप्शन होगा। ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन उठाते हैं, इधर उधर से लिफ्ट कर लेंगे। कोई एक लाइन कहीं किसी अखबार में आई, उसको लिफ्ट कर लिया, और उसके बाद विजुअल के ऊपर, ग्राफिक के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर धू धा ये वो। तो इसीलिए उनका ना पूरा दिन देख डालिए, आपको आप खबरों से आप समृद्ध नहीं होंगे, आपको सूचना नहीं मिलती है, बकवास पूरे दिन चलती रहती है। तो ये विदेशी खबरों को लेकर, अच्छा इन खबरों से क्या होता है, इन विदेशी खबरों के जरिए या वो आपकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, देश के अंदर की जो राजनीति है, उसको भी प्रभावित किया जाता है। मान लीजिए पाकिस्तान से जुड़ी कोई खबर है और भारत का मीडिया उसको जिस तरह से चलाता है, उससे इस देश के अंदर की राजनीति प्रभावित होती है, क्योंकि वो उसका एक अंडरटोन है। तो ये जो चीज़ है, या वो श्रीलंका से भी जुड़ी, या नेपाल का जिक्र आया ही था इस एडवाइजरी में, तो उस चीज़ को, उस जिम्मेदारी को कोई नहीं समझ पा रहा है। ना बताने की कोशिश की जाती है कि कैसे हमारा जो मीडिया है वो विदेशी न्यूज़ को लेकर एक किस्म का बैंक्रप्सी का भी शिकार है, और एक किस्म की धांधली भी कर रहा है अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों के साथ। ये कुछ अगर इस पर किसी को और जोड़ना है, आप तो इन लोगों को तो जोड़े, नहीं तो फिर हम आखिरी एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है एक नैरेटिव मेंशन करना ज़रूरी है यहाँ पर, रशिया यूक्रेन को लेकर खास तौर पे, कि ये जो भी वॉर रिपोर्टिंग हो रही है वो पुतिन के फेवर में कर रहे हैं। मतलब यूक्रेन पे कोई मतलब ऐसे कोई बोल नहीं रहा है कि अरे नहीं यूक्रेन पे हमला करना बंद करो एक्सेट्रा, इवन दो हम UN में जाके ये बोल रहे हैं कि भैया वॉर बंद करो और डिप्लोमेसी के तरफ आओ। हमारे न्यूज़ चैनल्स एक्चुअली उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। उनको डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, उनको बातचीत नहीं चाहिए, उनको लगे अरे चलो पुतिन, चलो आप घोड़े पे बैठ के मिसाइल लेके निकल लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो जैसे अतुल ने कहा, वो RTTV देख रहे हैं और उसी को रशियन टीवी देख रहे हैं, उसी को पब्लिश कर रहे हैं। नहीं, बट मुझे लगता है इसमें एक थोड़ा सा न्यूआंस सिग्नलिंग भी है, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन, पुतिन स्ट्रॉन्ग मैन, पुतिन वॉर कर रहे, हम भी वॉर कर सकते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज जो है ना, जो इतना ऑब्सेशन है मोदी का, वो कहीं ना कहीं उनको घुसेड़ना है, और पुतिन में उनको एक मिरर दिखाई देता है। इसीलिए गाइडलाइन भी आई है, लगता है कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी। एग्जैक्टली, इनसिक्योरिटी। मैं वहीं पे आ रहा था कि मुझे लगता है ये गाइडलाइन इसलिए भी आ सकती है क्योंकि थोड़ा ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है। भैया वो एक्चुअली वॉर कर रहा है, हम नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना और किसी के खिलाफ वॉर नहीं कर सकते, प्लीज बंद करो ये। पुतिन से कंपैरिजन किसी और लीडर का नहीं हो सकता। लाइक ही वाज अ स्पाई, मतलब वो एक स्पाई थे पश्चिमी जर्मनी में। अरे हमारे अजीत दोवल में है ऐसे। आप कम करके मत आकिए, जेम्स बॉन्ड है हमारे। एनीवे, तो हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को हाँ, पहले हम बल्कि लेटर ही पढ़ लेते हैं। एक लेटर आया हुआ है, अनोनिमस ने, हमारे करीब स्थायी एक न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं, नाम आज तक नहीं जान पाए हम, तो अनोनिमस के ही नाम से इनको जानते हैं। इनका लेटर, कुछ समय से न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्राइबर हूँ और टीवी पर पेश की जाने वाली न्यूज़ से काफ़ी पहले ही पल्ला झाड़ दिया था। ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ से नदारद हो चुकी है, हर तरफ एंकर ही एंकर हो गए, कुछ चीखते चिल्लाते, कुछ गंभीरता का ऐसा लेप लगाए रहते हैं, शायद निजी ज़िंदगी में भी ना मुस्कुराते हों। ये किसके लिए है?
ऐसे में टिप्पणी और न्यूसेंस बिल्कुल ही अलग किस्म के प्रोग्राम लगे। न्यूसेंस का काफ़ी सारा कंटेंट वैसे ही हिंदी में है, अगर इसे पूरी तरह एक हिंदी प्रोग्राम में बदल दे तो बेहतर हो। ये मनीषा के लिए है, पहुंचा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से प्रोग्राम उन लोग, मनीषा मतलब क्या, ये तो फैसला एक बड़े लेवल पर होता है, तो अभिनंदन मनीषा और चित्रांशु सारे लोग मिल के फैसला करेंगे कि ये हिंदी में पूरा बनाया जा सकता है कि नहीं। और छोटा सा बात करें, हाँ, यहाँ पर जो पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी महंगाई को लेकर, अंशुमान तिवारी हमारे साथ थे, तो उनके बारे में एक छोटी सी इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि अंशुमान ने बहुत आसान भाषा में अर्थशास्त्र की पेचीदगियों को समझाया। हो सके तो उन्हें दोबारा फिर कभी बुलाएं, लेकिन थोड़ा लंबे विमर्श के लिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि इस तरह के जब भी मुद्दे हों, जब भी मौके लगेंगे, तो अंशुमान जी को हम चर्चा में बुलाएंगे। पहले भी हमने उनको कोशिश की थी बुलाने की, लेकिन वो तब इंडिया टुडे से जुड़े थे, और इंडिया टुडे में के अंदर एक उनकी पॉलिसी है कि वो किसी दूसरी जगह पर उनके पत्रकार जर्नलिस्ट नहीं बात कर सकते तो दूसरे प्लेटफॉर्म, बिल्कुल भी नहीं। और न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ उनका जैसे 36 का टाइप आंकड़ा बना लिया है, मालूम नहीं आप लोगों को। प्यार है, इतना प्यार है कि हम लोग कोर्ट में मिलते हैं जा जाके। तो और फिर एक ऑब्जर्वेशन इनका प्रशांत किशोर के लिए, जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि सुनकर आप लोगों को भी मज़ा आए, शायद मज़ा आया। क्या लिखा है उन्होंने इस तरह से: प्रशांत किशोर धनिया पुदीने की चटनी की तरह हो गए हैं, कभी समोसे पर तो कभी कचौड़ी पर, लेकिन चटनी के भरोसे समोसा नहीं बिकता है। गंभीर बात है। चटनी के भरोसे समोसा नहीं बिकता। जब तक कांग्रेस अपने समोसे की रेसिपी नहीं बदलेगी, कोई उनकी दुकान से कुछ खरीदने वाला नहीं है। समोसा चटनी के सहारे नहीं बिकता, ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो समोसा है तो चटनी पर ज़्यादा फोकस ना करे, कुछ समोसे की ही क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश करे। हमारा अगला विषय है जो कि सीबीएसई की जो किताब है, सीबीएसई के 10वीं की 12वीं की, उन तमाम किताबों से कुछ चैप्टर्स थे, उनको हटा दिया गया है। एक तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वो प्रोजेक्ट है किताबों और सिलेबस में बदलाव करना जो सीधे आरएसएस से जुड़ता है, क्योंकि ये इसको भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं कह के आप ये कह सकते हैं कि ये आरएसएस के प्रोजेक्ट होते हैं। 98 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था मुरली मनोहर जोशी को, और मुरली मनोहर जोशी ने एक काम किया था, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा को ग्रेजुएशन से पीजी और पीएचडी तक का एक सिलेबस पूरा इंट्रोड्यूस किया था, और उसको लेकर बहुत लंबे समय तक विवाद चलते रहे कि ये ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या, इस पर क्या इसका कोई साइंटिफिक नज़रिया हो सकता है उस पर, और वो हालांकि उन्होंने कुछ जगहों पर इसको इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह से वैदिक गणित जैसा कुछ होता है, वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई उस टाइम पे। वैदिक मैथ्स तो फिर भी कैलकुलेशन अच्छी है, पर उन्होंने ज्योतिष भी किया था, मुझे पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो मसला है सिलेबस का, किताबों में बदलाव का, ये आरएसएस की बहुत कोर मुद्दे हैं जिनके ज़रिए वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। बिल्कुल उसी तरह इसमें मैं पार्टीसान नहीं होना चाहता हूँ, लेफ्ट भी इस तरह के काम करता है अपने उसमें, और भी अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं अपने अपने हिसाब से इस तरह की चीज़ें करती हैं, क्योंकि उससे उनका आगे का जो फ्यूचर जो तैयार होता है, जनरेशन आती है लीडर्स की, कार्यकर्ताओं की, वो तैयार होती है, उसके मुताबिक उसका वो होता है। तो मैं जल्दी से जानकारी दे दूं जो चीज़ें बदली गई हैं। इनमें एक तो फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री थी जो सीबीएसई 10वीं के टेक्स्ट बुक में थी, सोशल साइंस की किताब में, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नाम का चैप्टर था, इसमें which documented social division in equality in India and moments. उसमें इमेज थी फैज के शेर के ट्रांसलेशन की। नहीं excerpts from 2 of his poems were part of segment on religion, communalism and politics in social science textbook for more than a decade. वो इसको दोनों इमेजेस को हटा दिया है। इमेजेस को
शेर के ट्रांसलेशन एसेंशियली वो हुआ क्या कि कुछ इमेजेस थे जहाँ पर प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, उसमें फैज़ के पोएम्स थे वो जो उसमें थे। 3 इमेजेस थे जहाँ पर फैज़ के पोएम्स थे जो बहुत पॉपुलर है और CA में भी यूज़ हुए थे वो। और उसमें एक फ़ोटो था जहाँ पर हर्ष मंदर दिखाई देते हैं, तो वो भी फ़ोटो हटाया गया। तो एसेंशियली वो जो पोएम्स जो हटाए गए हैं वो उसकी वजह से किए गए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप हिस्ट्री की CBSE की किताब खोलेंगे 10वीं की, तो वहाँ पर एक हाउ टू यूज़ द बुक करके स्टार्टिंग में होता है, और वहाँ पे लिखा गया था कि दिस पॉलिटिकल इमेजरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स बस टेक्स्ट से नहीं होता, इमेजेस से भी होता है। तो जो भी किताब में जो इमेजेस दिए वो आप बस देखिए ही मत, बट उसके पीछे का मीनिंग आप समझने की कोशिश कीजिए, तो सब टेक्स्ट देखने की। और इंटरेस्टिंग बात ये आई थिंक मोस्ट लोगों को पता नहीं होगा कि वो जो इमेजेस जो देते हैं बुक्स में, उसके नीचे छोटे छोटे सब क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस इमेज। और ये जो इमेजेस है वो एग्जाम्स में भी आते हैं कि ये जो एक इमेज है उसमें से आप क्या सब टेक्स्ट निकालेंगे, हाउ विल यू रीड दिस। तो वो फैज़ के इसके नीचे ये था क्वेश्चन कि व्हाट डू यू सी, हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी, इस इमेज से क्या लगता है, ये पोएट्री से आपको क्या लगता है। तो वो इमेज के साथ वो तो हट ही गया है। इसके साथ ही ये और भी 2-4 चीज़ें थी, जैसे इसमें एक चैप्टर था नेपाल और बोलिविया से जुड़ा हुआ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, उसको भी ड्रॉप किया गया है। और 11वीं की हिस्ट्री की जो किताब है उससे एक चैप्टर है सेंट्रल इस्लामिक लैंड दैट डेल्ट विद द इस्लामिक एम्पायर्स इन एफ्रो एशियन टेरिटरी हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम क्लास 11 हिस्ट्री। तो 11वीं की किताब से ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स नाम का चैप्टर ही ड्रॉप कर दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 10 करिकुलम एंड चैप्टर ऑन कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट फ्रॉम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये जो 3 बार आपने एब्सटेन करने की बात कही, तो इसमें भारत का जो सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि हमेशा से भारत का एक नॉन अलाइंड वो रहा है। पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे उसने किसी एक गुट का साथ देने के बजाय, अमेरिकन या रशियन गुट के बजाय एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखा। और आज भी जो बचाव का तर्क है यह है, अब इरेलीवेंट हो गया क्योंकि कोल्ड वॉर का वो टाइम नहीं रहा, ना उस तरह के बाइपोलर अलग अलग पोल्स बचे दुनिया में। फिर भी अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हमारे बचाव का एक तरीका ये हमेशा रहता है कि हम किसी पक्ष में नहीं खड़े हैं। और रसिया और यूक्रेन के युद्ध में जिस तरह की स्थिति UN में आ रही है बार बार, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा कि हम अपने हित को देख के तय करेंगे कि हमें कहाँ खड़ा होना है। उस दौर में आप इस चैप्टर को जो हटा रहे हैं, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये एक किस्म की हिपोक्रेसी इस पूरे टाइम है और एक आयरनी भी है। तो इस पूरे मसले पर जैसा मैंने बताया कि RSS का भी मसला एक तो है, अगर हम अपने हमारे जो टीवी एंकर्स हैं उनके सुने तो अब तो ज़रूरत ही नहीं है मैम नॉन अलाइन मूवमेंट की, अब तो सब मोदी जी की ऐसे ही सुन रहे हैं, मोदी जी ऐसे ही पीस ब्रेक कर रहे हैं। तो पहले मैं आपका सवाल का जवाब देने के पहले, एक जैसे आपने बोला कि इवेंचुअली RSS इज़ अ कल्चरल प्रोजेक्ट, तो उनका जो मेन कोर है वो तो यही है। और इसमें आप देखिएगा जैसे उनकी जो किताब है अक्षय मुकुल की, जिसमें वो गीता प्रेस में जो किताब है, तो उस किताब में पूरा ये बताया गया है कि किस तरह का इन्फ्लुएंस गीता प्रेस ने किया। तो अगर आप देखें पिछले 10 साल में अगर आप ऑनलाइन या अगर आप सोशल मीडिया हैं तो आप, और अगर आप एक तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या आप किसी भी पार्टी के, या आप आम आदमी पार्टी के या BJP के समर्थक हों, तो पार्टीज जिस तरह का कंटेंट पुश करते हैं वो उससे एक तरह की ऑल्टरनेट रियलिटी आपको डाल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूँ तो वो मुझे पूरा दिन, जैसे अगर आप यूट्यूब, मुझे पता नहीं कि यूट्यूब के एल्गोरिथम ने क्या फिगर आउट किया, जब इलेक्शन चल रहे थे तो उसमें जो नायक का थीम सॉन्ग था, उस थीम सॉन्ग में अरविंद केजरीवाल के चलते हुए शॉट्स थे कि बेसिकली दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे डिसीजन मेकर हैं और सारे ब्यूरोक्रेट्स उनके पीछे लार्जर देन लाइफ इमेज। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस पार्टी के समर्थक है वो ऑल्टरनेट रियलिटी बना देंगे। जैसे BJP IT सेल वाले ये करते हैं कि नेहरू अय्याश थे या सिगरेट पीते थे या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपने ऑनलाइन एक तरह से कर दिया है कि एनीवे डिपेंडिंग की जो रियलिटी है उससे परे
हम आपको एक ऑल्टरनेट रियलिटी की तरफ ले चलेंगे, तो वो ऑनलाइन हो चुका है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप सिलेबस चेंज करने की बात करें, आप देखिए इसमें जो 2-3 चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं, जैसे कि एक अगर जो इमेज है उसमें आई थिंक एक इमेज थी जहाँ कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर जो अलग अलग धर्म है उनके सिंबल्स या लोगो हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेजरी है कि दिखाने के लिए कि कैसे आपको सत्ता तक पहुँचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो फैज़ की पोइट्री है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि ट्रांसलेशन में मैंने अंग्रेजी अखबार में पढ़ा, वो पार्टीशन की बात करते हैं। तो एक तो ये है कि जो उस तरह की जो हिस्ट्री है और जो इन्होंने बाकी के जो भी चीज़ें हटाई हैं, जैसे कि बोलिविया के जो पीपल्स मूवमेंट है, नेपाल के, तो आप लोग चाहते ही नहीं हो कि लोग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ें, जाने तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो एक अलग तरह की ऑल्टरनेट रियलिटी है कि आप वो हिस्ट्री पढ़ोगे कि हमारी हिस्ट्री यही है कि कुछ इस्लामिक शासक थे जिन्होंने आए हमें अटैक किया, उन्होंने हमारी संपत्ति लूटी, और किस तरह से अब जो है भाजपा की सरकार है। तो ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, एक ये आरएसएस का जो कल्चर प्रोजेक्ट है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा कि ये जो ऑनलाइन में ये लोग जो एक तरह से सफल हो चुके हैं कि हम एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना देंगे, उसका ये एक्सटेंशन है बेसिकली कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो स्कूल्स में हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेशनेबल एज होती है, आप उनको भी कैसे एक अपना आपका जो इंटरप्रिटेशन है वर्ल्ड हिस्ट्री का या पॉलिटिक्स का या डिप्लोमेसी का उसी पे कन्विंस कर सके। ये मुझे ना एक घटना भी याद आ रही है, जैसे ये इस तरह की चीज़ से पाकिस्तान में बहुत पहले हुई है, और मुझे एक डॉक्यूमेंट्री याद आ रही है वहाँ के जो सिलेबस में कैसे, क्योंकि इतनी मिक्स जिसका साझा कल्चरल रिलेशन रहा भारत पाकिस्तान का, तो वहाँ पर एक तो स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वो तो खैर एक दूसरा ही हिस्सा है। मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बताया कि नॉर्मली एक विलेन के तौर पर दिखाया जाता है हिंदुओं को, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन मैं मेरे ख्याल से नेशनल जियोग्राफी और या डिस्कवरी पर वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पूरी सिविलाइजेशन की जो लेयर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ज़मीन के नीचे ना तो अलग अलग लेयर्स हैं, तो वो बेसिकली उन लेयर्स को क्योंकि उस समय जिस समय के वो कल्चर, उस समय तक रिलीजन अपने इस रूप में इवॉल्व नहीं हुआ था। तो नॉर्मली माना जाता था कि वो प्रकृति के पूजक थे, वो नेचर को अपना वो करते थे उस समय। फिर अलग अलग लेयर्स हैं, दूसरी लेयर आती है जिसको हिंदू एरा कहते हैं, जो कि हिंदुओं के टाइम में वो डेवलप हुई हैं चीज़ें, और उसके बाद तो वो उन सारी चीज़ों को पाकिस्तानी एरा या इस तरह के मतलब ऐसी एक टर्मिनोलॉजी देते हैं जिससे पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल वो है क्या, किस टाइम पे डेवलप हुआ और कौन लोग थे, क्योंकि उनको बताना नहीं है कि भाई कोई इसकी रूट इस कॉमन लैंड से जुड़ी है जो कि हिंदुस्तान हुआ करता था पहले। कॉमन पाकिस्तान तो 70 साल पुराना फिनोमेना है, उससे पहले का जो कॉमन वो था उसका क्या योगदान है या उससे जुड़े लोग यहाँ पर थे। तो उन लेयर्स को लेकर ये चीज़, अब जैसे ये आप मूवमेंट्स के बारे में अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं, नाना लैंड मूवमेंट क्या है, बोलिवियन मूवमेंट पब्लिक मूवमेंट क्या था, नेपाल का क्या था, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप पूरी पीढ़ी को कट ऑफ करते जाएंगे धीरे धीरे। और हर आदमी आगे जाके यूनिवर्सिटी के लेवल पर हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। हर आदमी, हर बच्चा बेसिक लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर हर आदमी को बराबर दे दी जाती है कि उसको बेसिक समझ बन जाए। इसके बाद आदमी अपने स्पेशलाइज उसमें चला जाता है, तो वो लोग फिर कभी नहीं जान पाते। इसीलिए ये आज जो समस्या आ रही है इतनी सारी सोशल मीडिया पर, या एकदम से लोग एकदम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, या क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल रियलिटी क्या थी, हिस्ट्री में किस तरह से घटनाक्रम हुए थे। जस्ट एक ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि ये ना अप्रेसिव रेजिम्स की एक बहुत बड़ी मार्कर होता है कि उनको हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में बड़ा मजा आता है, और मतलब मजा नहीं आता है बट डिस्टॉर्ट का ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी का जो मामला है कि आप एक पूरी नई कहानी, एक नई धारा खड़ी कर रहे हैं। आप अगर सोचेंगे कि 1700s में जब अमेरिका जब फॉर्म हुआ था, तो नेटिव इंडियंस बोलते उनको, बट नेटिव अमेरिकन्स जो थे उनकी हिस्ट्री अभी भी आपको दिखाई नहीं देती, मतलब स्कूल करिकुलम्स में वहाँ पर यूएस में। श्योर आपको अगर स्पेशलाइजेशन करना होगा, ये वो करना होगा, तो आप मास्टर्स करिए, पीएचडी करिए उस पर एक्सेट्रा, वो सब है आपके पास अवेलेबिलिटी, बट वो आपका खुद का इनिशिएटिव होगा। आप देखिए वाइट हिस्ट्री में ब्लैक लोगों की हिस्ट्री को ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता, कि अफ्रीका में जैसे यहाँ पे भी हमारा अब हटा रहे कि अफ्रीका में इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन अफ्रीका में फ्रांस का कैसे इन्फ्लुएंस हुआ और वहाँ पर कैसे, उस पर बड़ी हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो एक तो वो एक पर्सपेक्टिव बोलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आप
कोई भी अग्रेसिव मैचो एक रेजिम का एक मार्कर देखें, जैसे आपने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, तो पहले उनका एक कल्चरल प्रोजेक्ट ही होता है कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं, हमारे जो मतलब लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको एक थोड़ा सा हिस्ट्री का एक सपोर्ट देके थोड़ा बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाए। दूसरी एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में, मैं इस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ कि एक तो मैं बहुत गंदा स्टूडेंट था हिस्ट्री में, मतलब वो छोड़ ही दो, लेकिन एक बात थी कि जब भी किताबें आती थी स्कूल की, स्कूल शुरू होने से पहले, तो मैं वो सब पढ़ लेता था क्योंकि मेरा उतना क्यूरियोसिटी था कि मैं उतना पढ़ लूँगा। लेकिन पेपर देते वक्त क्या था कि रट्टा मार के आपको उगलना पड़ता है, तो वो मैं उसमें फेल हो जाता था, और खुद के लैंग्वेज में लिखा तो टीचर मारती थी। तो ये बैकग्राउंड देने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे मेरे टाइम पे एटलीस्ट कोई ऐसे बहुत अच्छे सोशल स्टडीज़ टीचर्स तो थे नहीं, लेकिन बाहर जाके मैंने बहुत किताबें पढ़ी, इधर उधर से इंफॉर्मेशन ली, एनसाइक्लोपीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती थी, किताबें थी एक्चुअली। अभी जो चित्रांशु ने कहा कि एल्गोरिदम्स की बात कर रहे थे, अभी एक बच्चा जब बाहर इंफॉर्मेशन लेने जाएगा इंटरनेट पे, तो उनको एल्गोरिदम्स की वजह से एक तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे 2 लेयर्स पे काम हो रहा है। एक तो आप किताबें चेंज कर रहे हो, और अगर एक बच्चा क्यूरियोसिटी से कोई भी सोशल मीडिया पे या इधर उधर जाके कहीं भी होगा, तो वहाँ पे एल्गोरिदम्स की मदद से आपको और फेक इंफॉर्मेशन देके इसको सॉलिडिफाई किया जा रहा है। तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना डेंजरस है एक तरीके से ये, कि कैसे कितने लेयर्स में ये काम कर रहा है। और ये सब जगह हो रहा है। देखिए जैसे अमेरिका में भी जो डिबेट चल रहा है अभी, जो क्रिटिकल रेस थ्योरी को लेके, वहाँ कंजर्वेटिव्स और रिपब्लिकन्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि जो आपकी जो हिस्ट्री रही है या जो इंटरसेक्शन रहा है लॉ और ब्लैक हिस्ट्री का, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रहा है स्कूल करिकुलम में। तो वहाँ पे बिकॉज पिछले जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट हुआ, उससे भी काफ़ी चीज़ें निकल के आई काफ़ी। तो अब जो बहुत सारे रिपब्लिकन स्टेट्स हैं या जो रेड स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम, क्योंकि उनका मानना है कि वो ये सिखा रहे हैं कि कैसे क्योंकि वो तो क्रिटिसिज्म हो गया देश का एक तरह से, क्योंकि अगर आप ब्लैक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्लैक हिस्ट्री में आपका क्या आएगा कि ऑब्वियसली उनका सब्जुगेशन हुआ है। तो आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि देश ही हमारा गलत है। तो ये मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रहा है, और ये सब जगह हो रहा है। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी मतलब कई किसी न किसी फॉर्म में जो पूरा ब्राह्मण धर्म था, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो आज के कॉन्टेक्स्ट में वही स्थिति हमारे सामने भी आती है। शार्दुल, आप अपनी बात पूरी करें। छोटी छोटी 2-3 बात। पहला, फैज़ की पोएट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो ज़ियाउल हक की तानाशाही के समय लिखी गई थी, और तो तानाशाही के समय जो चीज लिखी गई थी ऑब्वियसली वो लोकतंत्र के पक्ष में थी। हाँ, और तो ऐसी चीज का विरोध कौन लोग कर रहे हैं तो ज्यादा अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, डेमोक्रेसी के चैप्टर में तो उसकी कहीं ज्यादा जगह है। तीसरा, कि उसकी महत्ता हमारे लिए और भी ज़्यादा है बाकी दुनिया से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, समझ एक सी है, भले ही हम अलग अलग हैं, डिफरेंस ही बहुत सारे हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता सही में कि ये लोग जो एक कदम अच्छे से उठाया जा सकता था उसको गड़बड़ क्यों कर देते हैं। मतलब आप भारत के मध्यकालीन साम्राज्यों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो गुप्त हो, चोल हो, चालुक्य हो, तो पढ़ाइए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन डिलीट करने की क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने देश का इतिहास पढ़ाओ, मत पढ़ाओ फ्रांस का, लेकिन ये नफरत से प्रेरित है सारे कदम। और भारत के इतिहास में तो अनेकों चीज़ें हैं, चाहे वो पुराना आर्किटेक्चर हो, चाहे वो और भी 1000 चीज़ें हों, लेकिन क्योंकि आपने शार्दुल छेड़ दिया तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊंगा यहाँ पे कह दूं कि जो इस तरह की जो सरकारें हैं, जो आइडेंटिटी की, असर्शन की, इस तरह की रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रही हैं, मैं भाजपा की बात करूँगा। आप देखिए कि एक तो होता है कि आप सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें आपका भरोसा नहीं है। जैसे यहीं पे महरौली का जो पूरा इलाका है, पूरा उसमें उसका एक हिस्सा पूरी तरह से एक जंगलों के बीच में है, जो किला लालकोट है। वो दिल्ली का सबसे एंशिएंट स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, वो एक्चुअल वो हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान का जो किला था वो है किला लालकोट। और इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से कई सौ एकड़ में फैला हुआ, लेकिन वो जंगलों के बीच में ध्वस्त पड़ा है। वहां पर शराबी रात में जाके और ये करेंगे वो करेंगे।
चाहते तो आप उसको क्रिएट कर सकते थे, आपको किसी ने नहीं रोका है कि भाई वो एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में एक वो ASI को देके उसको एक्सकवेट करवाइए या उसको प्रिजर्व करवाइए, वो उसकी हिस्ट्री आपको पता है वहाँ से। लेकिन वो नहीं करना है, आपको तोड़ना है कुतुब मीनार, क्योंकि वो तोड़ के आप उसको इसके बराबर लाके खड़ा करना चाह रहे हैं, ये नहीं कि इसको कहीं और पहुंचाएं। हाँ, तो किसी एक लाइन से लंबी लाइन खींचने में, जैसे अतुल ने कहा, सृजन में मेहनत लगती है ना, ये नफरत से प्रेरित राजनीति है। अब आप देखिए, आप तमिल साम्राज्य की बात करिए ना, जो पुराना है, उसके मतलब ग्रीस से वहाँ बॉडीगार्ड आते थे, 10-10 मील तक इत्र की सुगंध रहती थी, लेकिन उसको पढ़ने में मेहनत लगेगी ना। तमिल किंग्स के बारे में, हाँ बिल्कुल, वो जो तीन तमिल किंग्स वहाँ पोएट्री होती थी, पोएट्री और शास्त्रार्थ लंबे चलते थे, तो ऐसा नहीं है। कितना, और स्पाइस ट्रेड के बारे में भी तमिल किंग्स का कितना इन्फ्लुएंस था। इंडोनेशिया में कैसे हिंदुइज्म, कोट अनकोट हिंदुइज्म स्प्रेड हुआ, जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना टेम्पल जो है आज कंबोडिया में, उसपे कैसे अंकोर वाट, उसपे कैसे हिंदू इन्फ्लुएंसेस है, वहां पर कैसे स्प्रेड हो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो ये लोग ये नहीं समझते कि वो स्प्रेड भी उस समय इसलिए हुआ क्योंकि वो कभी किसी पे हमला करने के लिए नहीं गए। आप अपना काम कर रहे हैं, शराफत से चल रहे हैं और आत्मीयता से चल रहे हैं। इंसानी फितरत हर जगह रहती है, वो लालच भी करेगी, वो क्रोध भी करेगी, वो सब कुछ करेगी, लेकिन आप समाज को तो चलाएं। अच्छा, एक चीज़ और, कोल्ड वॉर की अतुल ने बात की थी। कोल्ड वॉर मैं तो नहीं मानता अब खत्म हो गई थी, मुझे तो लगता है वो 3 साल के विराम पे, हियाटस पे चली गई थी, फिर शुरू हो गई। देखिए, नेटो और रशिया का फिर शुरू हो गया, पर कोई नहीं। नॉन अलाइंड का विरोध ये नेहरू की वजह से कर रहे हैं और किसी वजह से नहीं। हमारी जो अप्रोच अभी भी UN में है वो ले देकर नॉन अलाइंड ही है, लेकिन क्योंकि वो नेहरू जी का उस पर ठप्पा है, उन्होंने उसको बड़ा प्रोपेगेट किया था, छोड़ना है। हाँ, और दूसरा एक इमेज सफदर हाशमी और वो हर्ष मंदर के NGO से थी, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो भी कारण हो सकता है, उसको हटाने की वजह बन गई। हालांकि ये इसमें जो कोल्ड वॉर की बात आपने कही, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में रसिया वास्तव में पावर हुआ करता था। आज की तारीख में रसिया की वर्ल्ड उस पे फोरम पे उस तरह की हैसियत नहीं है, तो इसलिए कोल्ड वॉर की वो सिचुएशन नहीं बनती है कि रसिया आज की तारीख में उस तरह की डील नहीं कर सकता जैसे सोवियत यूनियन अलग था, USSR अलग था, अब चीन है, अब उनके बॉर्डर मिले में 92 में जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, आई थिंक उसी टाइम पे आई वुड से कि कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। तो काफ़ी मेरे ख्याल से बातचीत हुई है, तो हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले चित्रांशु, आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे रिकमेंडेशन है, तो मैं थोड़ा पिक एंड चूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि फैज़ की बात हो रही थी, तो उनका जो नज़्म है हम देखेंगे वो जाके हमारे श्रोता सुने। वो भी वो वर्जन नहीं जो कोक स्टूडियो का है, क्योंकि वहाँ पे भी वही उन्होंने सेंसर कर दिया था। उसमें जो एक लाइन है कि सब ताज उछाले जाएंगे, वो लाइन उन्होंने कोक उछाले जाएंगे, सब ताज, तो वो आप यूट्यूब पे गूगल करिए या पढ़िए, पर कोक स्टूडियो वाला वर्जन मत पढ़िए। दूसरा है, एक मैशेबल का आर्टिकल है, द वर्स्ट इलॉन मस्क ट्वीट्स रैंक्ड, वो जाके पढ़िए। इलॉन मस्क ने जो बातें बोली हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के एडवोकेसी करते हैं, वो ओपन प्लेटफॉर्म के एडवोकेसी करते हैं, वो उनके ट्वीट्स के ही ज़रिए उनको काउंटर किया गया है। तीसरी मैं किताब रेकमेंड करना चाहूँगा। किताब का नाम है ये जूलियन सी यॉर्क की किताब है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रीडम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। तीसरा मैं एक किताब रेकमेंड करना चाहूँगा। किताब का नाम है सिलिकॉन वैल्यूज़, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच अंडर सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। तो इस किताब में यही दिखाया गया है कि कैसे जो बिग टेक कंपनीज़ हैं या कैसे जो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म है वो जिस तरह की थ्रेट पोस्ट करते हैं जो है फ्री स्पीच को लेके, तो ये किताब में काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन किया हुआ है स्पेसिफिकली कि कैसे 10 साल पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी फ्री स्पीच को लेके या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके, वो पिछले 10 साल में कैसे चेंज हुई हैं। तो ये किताब मैं एक रेकमेंड करना चाहूँगा। उसके अलावा एक ये पॉपुलर इन्फॉर्मेशन करके सबस्टैक का ब्लॉग है, इसमें इसका टाइटल है मस्क इज अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट एक्सेप्ट व्हेन ही इज नॉट। तो इसमें ये सारे एग्जांपल है कि कहाँ उन्होंने कौन से काम किए हैं जो टेस्ला में यूनियन बनने की बात थी उसके अगेंस्ट। तो ये आखिरी में रिकमेंडेशन करना चाहूँगा, ये जो मैंने पीस लिखा है होपफुली वो संडे तक अप हो जाएगा। जो हमने आज बात की कि किस तरह से कंटेंट मॉडरेशन और जो प्रोडक्ट सेफ्टी और प्रोडक्ट इनोवेशन का जो लिंक है
वो काफ़ी स्ट्रांग है और एक के एब्सेंस में वो दूसरा नहीं कर सकता है, तो उसके ऊपर पीस है। होपफुली संडे तक इट विल बी अप। तो ये जैसे ही आएगा, खैर हमारा पॉडकास्ट शनिवार को अप होता है, तो बाद में आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर चित्रांशु का ये पढ़ सकते हैं लेख। मेघनाथ, आप रिकमेंड क्या करेंगे? मेरे कुछ रिकमेंडेशंस है, वीडियोस है कुछ। एक तो NYT में एक ओपिनियन पीस था जॉनी हैरिस का, लिबरल हिपोक्रेसी इज फ्यूअलिंग अमेरिकन इनइक्वालिटी करके। ये बहुत अच्छा वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है कि कैसे ब्लू स्टेट्स में जो अमेरिका के इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है और टैक्सेशन लॉज एकदम स्क्यूड है रिच के फेवर में। तो वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो लगा, वो एक रेकमेंड करना चाहूँगा। और जैसे हमने पिछले बार इन्फ्लेशन पे बात की थी, तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि RBI कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, उस पर मैंने एक वीडियो किया संसद वॉच का, वो ज़रूर देखिए। एक और वीडियो रेकमेंड करना चाहूँगा, टेड का जो चैनल है उसमें इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया था और एक लाइव भी किया था। उस पर उसने ट्विटर की विस्तार में चर्चा की है, मतलब 40 मिनट पे उसमें बात की। उसके काफ़ी सवाल पूछे थे कि भैया इसका रेवेन्यू कैसे आएगा, क्या मॉडरेशन करोगे, कैसे करोगे। थोड़े से आंसर्स उसके वेग लग रहे हैं, क्योंकि मुझे उसी को देख के ऐसे लगा कि इलॉन मस्क ने एक विम पे, ईगो में थोड़ा सा खरीद लिया और थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ा है कि इसका करेंगे क्या। तो ऐसे बिल्कुल दिखाई देता है आपको कि वो एकदम ऐसे सोचता है कि हाँ फ्री स्पीच का मतलब क्या, मतलब चाइल्ड पॉर्न वगैरह नहीं होगा, मतलब फिर लॉस भी होंगे। तो ऐसे वो बात करते करते सोच रहे हैं, ये उसकी आदत तो भी है। ईगो होता है। वो दिल्ली में नहीं, लोग गाड़ी चला रहे होते, कोई आगे आया उतर के 2-3 लाफे। तो अगर आप बिलियनर हैं और आपको बोला कि आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं, तो ट्विटर तो खरीद ही सकते हैं। तो वो एक जरूर रेकमेंड करूंगा, वो टेड टॉक और दोनों इंटरव्यू। और एक आखिरी एक गेम रेकमेंड करूंगा, सैटिस्फैक्टरी। मैंने पहले भी रेकमेंड किया, बट फिर से रेकमेंड करूंगा, सैटिस्फैक्टरी ज़रूर खेलिए। अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि अर्ली एक्सेस से अभी बाहर आ जाएगा 2-3 महीनों में और एक बड़ा अपडेट आने वाला है। तो अगर आप फैक्ट्री बना रहे हो तो मुझे एक लेटर भी लिखो, हम साथ में थोड़ा सा फैक्ट्री बनाएंगे प्लीज। लास्ट टाइम मैंने ये बोला था तो किसी ने सही में लिखा था लेटर, ओके। और वो गेम खेल भी रहे थे जब मैंने ये बोला था, तो है हमारे श्रोता। यस। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? मेरे 3 रिकमेंडेशन है। पहला एक किताब है, ऑन द फ्रंट लाइन, कलेक्टिव जर्नलिज्म ऑफ मैरी कोलविन। ये वॉर रिपोर्टर थी संडे टाइम्स की, और ये सीरिया में मारी गई थी। तो हम युद्ध पत्रकारिता की बात कर रहे थे, पढ़िए, बहुत अच्छी ये वॉर रिपोर्टर थी। दूसरा, न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट, बहुत न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर बहुत ज़रूरी भी, C2 तिवारी की रिपोर्ट है, एक दुनिया नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं की। और तीसरा, मैं छुट्टी पे था तो मैंने अपनी पसंद की एक किताब दोबारा पढ़ी। एगाथा क्रिस्टी का कैरेक्टर है हरक्यूल पुआरो। तो ये किताब नैरेटिव जीनियस है। किताब का नाम है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड। उसे ज़रूर पढ़िए। ये किताब ऐसी है कि चाहे आपने उसे ख़त्म करने में कितना भी समय लगाया, लेकिन जब आप आखिरी पेज पढ़ेंगे तो इसका रिपीट रेशो आप दोबारा शुरू कर देंगे किताब पढ़ना, दोबारा से कि अरे ये क्या हुआ। बहुत अच्छी किताब है, जरूर पढ़िए। मूवी देखी डेथ ऑन द नाइल? हाँ, वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हरक्यूल पुरो की। तो अगाथा क्रिस्टी का एक्चुअली वो इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है हरक्यूल पुरो। उसके जो पुआरो, उसके जो मूवीज बन रहे हैं वो ऐसे इतने ऐसे स्क्रैम्बल करके घटिया बनाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर आपको देखना है तो अगाथा क्रिस्टी का डेविड सुशे का देखिए। वो एक मैं मूवी भी रेकमेंड कर देता हूँ, लगे हाथ, बधाई दो। अगर आपने देखी नहीं होगी तो वो जरूर देखिए, मैंने पिछले हफ्ते ही देखी। बहुत ही उम्दा मूवी है। तो रिकमेंडेशन का ओवरडोज ना हो जाए, क्योंकि चित्रांशु ने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन किए। तो मैं बस एक ही रिकमेंड कर रहा हूँ, किंग रिचर्ड देखिए। किंग रिचर्ड जिसको लेकर ऑस्कर नॉमिनेशन में कंट्रोवर्सी भी हो गई। मेरे ख्याल से ऑस्कर जीता भी किंग रिचर्ड ने। ये किंग रिचर्ड सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, जो कि टेनिस की दुनिया की 2 सबसे सेंसेशनल खिलाड़ी मानी जाती हैं। सबसे सेरेना के बारे में तो कहा जाता है कि ऑल टाइम बेस्ट, मतलब हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टेनिस खिलाड़ी हैं, और उनके साथ जितने ग्रैंड स्लैम है वो तो अभी तक अनटचेबल रिकॉर्ड जैसा हो गया। तो इनके पिता थे किंग रिचर्ड और रिचर्ड विलियम। उनके ऊपर बनाई गई है कि कैसे उस आदमी ने मतलब अपनी एक जिद पर अपने घर में 2 इतने बड़े टेनिस स्टार बनाए, और उसकी वो जर्नी, वो कहानी, एक गरीब ब्लैक होने का भी उसमें दुख है, परेशानियां हैं, और उसके अलावा रिसोर्सेज की भी चिंताएं हैं।
फैसिलिटीज़ नहीं है, उन सब से लड़ते हुए उसने दोनों बेटियों को पहुंचाया। भाई 5 बहनें थी, ये मुझे बाद में पता चला, विलियम्स। तो किंग रिचर्ड रिकमेंड करूँगा। टेनिस खेलती हैं या नहीं, एक मेरे ख्याल से डॉक्टर है और बाकी 2 ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस में है बाद में। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कुछ और अगर हाँ, एक मुझे अनाउंसमेंट करना है। हमारे 2 सब्सक्राइबर मीटअप हैं, क्योंकि अभिनंदन अगले महीने लंदन जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो लंदन का सब्सक्राइबर मीटअप है वो 21 तारीख को है। तो अगर आप लंदन या उसके आसपास गांव शहर में रहते हैं तो आप हमें आप ईमेल लिख दीजिए subscription@newslaundry.com पे, ताकि हम आपको डिटेल्स भेज सकें। फिर उसके अगले महीने जो मई का महीना है, मनीषा ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, तो सिडनी में एक सब्सक्राइबर मीटअप होगा 29 मई को, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में ही जो दूसरा सब्सक्राइबर मीटअप है वो 4 जून को होगा। तो मैं एक बार डेट्स रिपीट कर देता हूँ। सिडनी में है 29 मई को और मेलबर्न में है 4 जून को। तो अगर आप मेलबर्न या सिडनी में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख दीजिए subscription@newslaundry.com पे, ताकि हम आपको डिटेल्स भेज सकें दोनों ही सब्सक्राइबर मीटअप्स की। और अगर आपको लेटर्स लिखने होंगे तो लिखिए newslaundry.com/podcast-letters पे, और हम वहाँ पर आपको NL चर्चा सिलेक्ट करके हमें लेटर लिखना पड़ेगा, और हम सब लेटर्स पढ़ते हैं, या फिर हमारे डिस्कॉर्ड पर भी आप हमको मैसेज लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे मेल कर सकते हैं अपने podcast@newslaundry.com पर। चित्रांशु, मेघनाथ, शार्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।